जब मैंने पहली बार एक जीव को बुलाया जो कि एक बेहद दुर्लभ एपिक रैंक का होली एंजेल था, तो मैंने उसे समनिंग सेरेमनी में ही 10 मिलियन में बेचने के लिए रख दिया। भीड़ को लगा कि मैं पूरी तरह से बेवकूफ हूं, क्योंकि जैसे ही होली एंजल प्रकट हुआ वह सीधे एक अमीर लड़के के पास गया, एक घुटने पर बैठ गया और उसकी वफादारी की कसम खा ली। इस विश्वासघात का सामना करते हुए मैंने तुरंत उस पर 10 मिलियन का दाम लगा दिया और उस अमीर लड़के को उसे खरीदने दिया। मैं इसके अलावा मुआवजे के तौर पर उनकी गिल्ड से एक जीव चुनने का अधिकार भी मांगता हूँ। आखिरकार एक बेवफा जीव, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार अपने टेमर को मरवा ही देगा। इस सुनहरे मौके के सामने एपेक्स गिल्ड बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है। अब एपेक्स गिल्ड की दुकान में स्टाफ मुझे तीसरी मंजिल पर ले गई, जहां जीव रखे हैं। दीवारों पर कंटेनमेंट यूनिट्स हैं जिनमें हर तरह के जीव हैं। मिस्टर लक्स, वह मुस्कुराते हुए बोली, आप इस मंजिल का कोई भी जीव चुन सकते हैं। मैंने कमरे में नजर घुमाई। मेरी आंखें धीरे धीरे हॉल के पार घूमती हैं। उनकी नजर चमकदार लाल परतों से ढके एक जीव पर पड़ी और मेरा स्टेटस पैनल झिलमिला उठा। स्केल बीस्ट, संभावित रैंक एलीट, स्टेज 1, लेवल टियर 1। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला है सफेद ब्लिजर्ड डेमन वुल्फ, जो पिंजरे में आलस से लेटा है। संभावित रैंक एलीट, स्टेज 6, लेवल टियर 1। मैं आराम से पूरा हॉल घूमता हूं। अंत तक आते आते मेरी भौहें तन जाती हैं। यहाँ मौजूद अधिकांश जीव सामान्य या एलीट रैंक पर ही अटके हुए हैं। हीरोइक रैंक के जीव दुर्लभ हैं और यहाँ सबसे ऊंचा सिर्फ एक स्टेज 2 का कैंडल बीस्ट है। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं कम है। क्या बस इतना ही है? मैं रुकता हूँ और स्टाफ सदस्य की ओर मुड़ता हूँ। वह मुस्कुराती है। हाँ मिस्टर लक्स, बेसमेंट में कुछ अनबिके जीव हैं जिनमें स्थायी दोष है। उन्हें कल नष्ट कर दिया जाएगा। मैं सिर हिलाता हूँ। यहाँ आया हूं तो हर कोना देख कर ही जाऊंगा। मुझे वहां ले चलो। उसकी आंखों में हैरानी दिखी। बिल्कुल, मेरे साथ आइए। हम बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के जीव वैसे ही हैं जैसे बताए गए थे। कुछ की आंखें खोखली और बेजान हैं, कुछ साफ तौर पर विकलांग हैं। उनकी आंखें खाली हैं। मैं सबको अनदेखा कर धैर्य से आगे बढ़ता हूँ। बेसमेंट के छोर पर पहुंचते ही मैं रुक जाता हूँ। मेरी नजर कोने में एक कंटेनमेंट यूनिट पर टिक जाती है। अंदर एक पक्षी प्रकार का जीव है जिसके पंख मुरझाए हुए हैं, आत्मा टूटी हुई है और वह कोने में सिमटा हुआ है। सोलर ब्लेड ईगल, संभावित रैंक वीर, चरण 7, स्तर टियर 1। नकारात्मक स्थिति, पंजा कटा हुआ, बैंडेड क्रेट विषाक्तता। विकास सुझाव, स्टॉर्म टाइगर बोन से कटा हुआ पंजा ठीक हो जाएगा। 7 पेटल फ्लावर से विष दूर हो जाएगा। मेरी भौं थोड़ी ऊपर उठती है। इस सोलर ब्लेड ईगल की संभावित रैंक मेरी अपेक्षा से बेहतर है। हाँ, इसका पंजा कटा हुआ है और इसमें जहर फैला हुआ है, लेकिन पैनल ने इलाज साफ साफ बता दिया है। स्टॉर्म टाइगर बोन और 7 पेटल फ्लावर दोनों ही काफी आम सामग्री हैं जिन्हें ढूंढना आसान है। लागत के बावजूद ये सौदा फायदेमंद है। मुझे एक स्वस्थ वीर स्तर 7 का योद्धा मिलेगा। इस स्तर पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेरा मन बन चुका है। मैं बोलने ही वाला था कि मेरी नजर कोने में अंधेरे में कुछ और गहराई में पड़ती है। एक अकेला ऊर्जा पिंजरा जो मुश्किल से किसी इंसान के लिए ऊंचा है, बड़े कंटेनमेंट यूनिट्स के बीच पूरी तरह से बेगाना सा रखा है। मैं और करीब जाता हूँ। मेरी पुतलियां सिकुड़ती हैं। धातु की ठंडी दीवार से एक कमजोर आकृति टिकी है। इंसान नहीं, रुको, एक मानवाकार दैत्य। एपेक्स गिल्ड के बेसमेंट में, और वो भी यहाँ सच में एक मानवाकार दैत्य है। इसे यहाँ बंद क्यों किया गया है? अजीब तो ये है कि जैसे ही मेरी नजर उस आकृति पर पड़ती है, मन में एक गहरी बेचैनी उमड़ पड़ती है। शुद्ध अस्वीकृति। यह एहसास बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। पास जाते ही वह दैत्य मुझे महसूस करता है। वह सिर उठाकर मेरी ओर देखता है, फिर झटके से सिर नीचे कर लेता है। लेकिन उस एक पल में मैं आखिरकार उसका चेहरा देख पाता हूँ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है और असली पहचान मिट चुकी है। स्टाफ का एक सदस्य मुझे पिंजरे के पास देख पास आता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ये एक सक्कुबस है जो आयामी दरार से निकली है। मिलते वक्त भी ये ऐसी ही थी। कोई इसे नहीं चाहता और ये शापित भी है। इसका लेवल हमेशा टियर 1 ही रहेगा। कल इसे बाकी कचरे के साथ खत्म कर देंगे। वह सक्कुबस को खुली नफरत से घूरती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ। मेरा दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा है। एक पारदर्शी स्टेटस पैनल जो केवल मुझे दिखाई देता है, मेरी आंखों के सामने चमक उठता है। लिलिथ थॉर्न सक्कुबस, बॉन्ड स्टेटस उपलब्ध, संभावित रैंक सामान्य, शाप द्वारा सील किया गया। सच्ची रैंक एपिक स्टेज 9, वर्तमान में शाप की सील के अधीन। स्तर टियर 1। एबिस स्टोन शाप तोड़कर इस बीस्ट की रैंक बढ़ा सकता है। एपिक स्टेज 9 पढ़ते ही मेरी सांसें थम गईं। तो यह शापित है। देवताओं की ईर्ष्या जैसी सुंदरता कैद है। इस लिलिथ नामक बीस्ट की असली संभावित रैंक स्टेज 19 तक पहुंचती है, जो लीजेंडरी से बस एक कदम दूर है। यह किसी भी बीस्ट में देखी गई सबसे ऊंची संभावित रैंक है। वो फरिश्ता जिसने मुझे धोखा दिया, वो तो लिलिथ के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। और स्किल पैनल तो पूरी तरह से भरा हुआ है। शुरुआत से ही 3 स्किल्स। सबसे जरूरी बात यह है कि बीस्ट पैनल साफ दिखाता है कि शाप कैसे तोड़ना है और रैंक कैसे बढ़ानी है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस सक्यबस को खरीदकर जरूरी सामग्री जुटा लूं, तो मैं लगभग लीजेंडरी रैंक की जबरदस्त शक्ति हासिल कर सकता हूं। सिर्फ ये सोचकर ही मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। वह बिल्कुल वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था, मेरी साथी। मैं स्टाफ सदस्य की ओर मुड़कर कहता हूं, मुझे यह सक्यबस चाहिए।
मैं इसे अभी ले जाता हूँ। पिंजरे के अंदर लिलित का कमजोर शरीर अचानक झटके से हिल जाता है। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? वह झटके से सिर उठाती है और अपने सामने खड़े शांत हैंडसम चेहरे को अविश्वास से बड़ी बड़ी आंखों से घूरती है। जिस दिन से वह पैदा हुई थी, दुनिया उसे हर दिशा से आती अंतहीन द्वेष से घिरी हुई ही लगी है। वह सुन्न हो चुकी है। उसे स्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं थी, पर अब यह अजनबी युवा सीधे उसकी ओर इशारा कर रहा है। वह उसके साथ बीस्ट बॉन्ड बनाना चाहता है। स्टाफ की मुस्कान फीकी पर DDDH गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मिस्टर लक्स, क्या आप वाकई उसे चाहते हैं? मेरा जवाब तुरंत आता है, बिल्कुल। हमें बॉन्ड के लिए प्राइवेट कमरा दीजिए अभी। उसकी हैरानी बढ़ गई, पर वो पेशेवर रही। वो कोई और सवाल नहीं पूछती। इधर आइए। वह मुड़ती है और हमें आगे ले जाती है। लिलित उसका पीछा करती है। उसका शरीर कठोर और यांत्रिक है। जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, उसकी दुनिया अराजकता में डूब जाती है। जब तक वे एक शांत प्राइवेट कमरे में नहीं पहुंचते और स्टाफ सदस्य उसकी बेड़ियां नहीं खोलता, तब तक वह आखिरकार हकीकत में वापस नहीं आती। वह सामने खड़े युवक को खाली नजरों से घूरती है। मैं अपने जन्म के दिन से ही एक श्राप ढो रही हूँ। मैं अपना स्तर भी नहीं बढ़ा सकती। लिलित खुद को बोलने के लिए मजबूर करती है। उसकी आवाज संघर्ष और डर से भारी है। चुना तो है, पर मैं LDH नहीं सकती, कोई गौरव नहीं दिला सकती। उसकी आवाज ने चौंका दिया। सोचा न था उस क्रूप दैत्य की आवाज इतनी कोमल और अटल होगी। श्राप तोड़ने का तरीका पता है? क्या मुझसे युद्ध होगी? श्राप तोड़ना। लिलित का दिल सिहर उठता है। जिस पल आपने चुनाव किया, मेरी जिंदगी आपकी हो गई। लिलित की आवाज धीमी है, लेकिन उसमें दृढ़ता है। मैं और कुछ नहीं कहती। मेरी उंगली के सिरे पर हल्की सी रोशनी इकट्ठा होती है। मैं उसे धीरे से लिलित के माथे पर लगाती हूँ। रोशनी धड़कती है। एक प्राचीन बंधन चक्र दोनों के नीचे उभर आता है। समान बंधन बन गया। मैं तुरंत मुड़ती हूँ और बाहर इंतजार कर रहे कर्मचारी को बुलाती हूँ। मुझे कुछ सामग्री खरीदनी है। एक शाश्वत रात्रि का पंख, नरक के 5 दांत और 2 अथाह पत्थर। कर्मचारी का चेहरा उस समय से भी ज्यादा पीला पड़ जाता है जब मैंने लिलित को चुना था। ये तीनों चीजें बेहद दुर्लभ और महंगी हैं, खासकर अथाह पत्थर। ये सबसे दुर्लभ उच्च स्तरीय सामग्रियों में से है। मिस्टर लक्स, इन सब की कुल कीमत। उसके कुछ कहने से पहले ही मैं अपनी आर्म ओमनी टर्मिनल कार्ड उसकी ओर सरका देती हूँ। 30 मिलियन काफी होंगे। कार्ड की राशि देख वह दंग रह गया। ये बहुत ज्यादा है मिस्टर लक्स। एक पल दें, मैं अभी सब तैयार करता हूं। उसका लहजा अब और भी सम्मानजनक हो गया। जल्द ही अंधेरी ऊर्जा वाली तीनों वस्तुएं कमरे में लाई जाती हैं। अब यहां सिर्फ मैं और लिलित हैं। जैसा कहूं वैसा करो। पंख को अवशोषित करना शुरू करो। मेरी शांत और स्थिर आवाज लिलित में गहरा आत्मविश्वास जगाती है। वह सिर हिलाकर कांपते हाथों से फेदर ऑफ इटर्नल नाइट की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह उसके उंगलियों को छूता है, वह काले प्रकाश की एक धारा में बदल जाता है और उसके शरीर में समा जाता है। इसके बाद फैंग्स ऑफ द इन्फर्नो और फिर 2 एबिस स्टोन्स आते हैं। जैसे ही लिलित का हाथ अंतिम पत्थर को पकड़ता है, सब कुछ बदल जाता है। एक उग्र ऊर्जा की तरंग लिलित के केंद्र से बाहर की ओर फूट पड़ती है। उस बल से मैं दीवार से टकराने तक पीछे धकेला गया। मेरी नजरें कमरे के केंद्र पर टिकी रहीं। लिलित से निकलते बैंगनी काले धागे बुनकर एक विशाल काले कोकून में उसे निगल गए। पूरा कमरा ठंडी दमघोंटू काली ऊर्जा से भर जाता है। मैं उस कोकून को घूरता हूँ। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, पर पैनल के अनुसार यह प्रक्रिया लिलित का श्राप तोड़कर उसकी रैंक को चरम तक ले जाएगी और उसे और आगे बढ़ाएगी। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा जुआ है। सफल होने पर मेरे पास असीम संभावनाओं वाला बीस्ट होगा। समय बीत रहा है। कमरे में फैली बैंगनी ऊर्जा वापस खींचकर तेजी से कोकून में समा गई। एक तेज दरार गूंजती है। कोकून से सुनहरी रोशनी फूटकर अंधेरे को पल भर में मिटा देती है। मैं तेजी से सांस खींचता हूँ। लीजेंडरी रैंक। दरारें बढ़ते ही हर जोड़ से सुनहरी रोशनी फूटती है जो कमरे को सूरज की तरह भर देती है। फिर एक ही झटके में कोकून फट जाता है। असंख्य बैंगनी काले टुकड़े हर दिशा में बिखर जाते हैं, लेकिन हवा में ही घुलकर शुद्ध ऊर्जा कणों में बदल जाते हैं। सुनहरी रोशनी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ये उतनी ही तेजी से पीछे हट जाती है और उसकी जगह कुछ और गहरा और भी शक्तिशाली समृद्ध बैंगनी काले आभा ले लेती है। एक अदृश्य ऊर्जा की लहर सीधे छत को चीरती हुई ऊपर के शून्य में गायब हो जाती है। उसी समय टाउन हॉल में मेयर ब्लेज बैठे स्कूलों के समनिंग नतीजे देख रहे हैं। अचानक वह झटके से खड़े होकर खिड़की की ओर लपके और पूर्वी जिले पर नजरें गड़ा दी। कुछ क्षण पहले ही उन्होंने एक भयानक ऊर्जा की क्षणिक लहर को महसूस किया था, जो समुद्र की तरह विशाल और अथाह थी, और उसके गायब हो जाने के बाद भी उनका मन बेचैन रहा। कोई यहाँ आए। उनकी आवाज धीमी लेकिन तीखी आज्ञा जैसी है। ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक वर्दीधारी अंदर आता है। आपके आदेश मेयर। सिटी गार्ड ब्यूरो को सतर्क करो, मेयर ब्लेज ने कड़ाई से कहा। पूर्वी जिले पर नजर रखें। हर असामान्यता की जांच करें, खासकर आयामी दरार के संकेतों पर। अधीनस्थ तुरंत आदेश मानता है और तेज कदमों से बाहर चला जाता है। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। अब केवल मेयर ब्लेज अकेले हैं। उनका चेहरा इतना गंभीर है मानो तूफान आने वाला हो। इतनी बड़ी ऊर्जा प्रतिक्रिया के केवल 3 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, पास में कोई नई अज्ञात आयामी दरार प्रकट हुई है। दूसरा, कोई संप्रभु स्तर की सत्ता अवतरित हुई है। तीसरा, कोई पौराणिक स्तर का दैत्य जन्मा है। संप्रभु स्तर का योद्धा ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पूरे देश में देखा और पूजा जाता है। उनमें से हर एक पर निगरानी और नजर रखी जाती है।
ब्लेज को लिन्युआन में तैनात हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पौराणिक स्तर का दैत्य नहीं देखा। लिन्युआन जैसे शहर में एपिक दैत्य दुर्लभ होता है, पौराणिक स्तर की तो ब्लेज कल्पना भी नहीं कर सकते। वह अपनी मेज पर रखी अधूरी रिपोर्ट की ओर वापस मुड़ता है। निजी कमरे में ऊर्जा तरंग की आखिरी झलक आखिरकार मिट जाती है। एक अजीब भारी चुप्पी छा जाती है। नजरें बीच कमरे में टिकी हैं। धड़कन सन्नाटे को गरज सी भरती है। रोशनी धुंधलाती है। मेरे सामने एक आकृति चुपचाप खड़ी है। इतना सब झेलने के बाद भी मेरा संयम जवाब दे गया। 2 शब्द मन में कौंधे, शानदार, अतुलनीय। लिलिथ के शरीर पर कांटों के वे क्रूर निशान अब पूरी तरह मिट चुके हैं। उनकी जगह अब उसकी त्वचा सफेद जेड की तरह चिकनी और चमकदार है। वह एक बैंगनी काले रंग का शरीर से सटा हुआ गाउन पहने है, जो उसकी हर खूबसूरत बनावट को उभारता है। उसके काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे हैं। उसके सिर के दोनों ओर से 2 पतले सींग निकल रहे हैं, जो उसे एक राक्षसी पहचान देते हैं। वह चेहरा अलौकिक, इतना सुंदर कि असली लगना भी मुश्किल हो। बिल्ली जैसी आंखों की एक जोड़ी से घिरा है, जो चुपचाप मेरी ओर देख रही है। उसकी नजर का हर बदलाव सहज, स्वाभाविक आकर्षण से भरा है। उसके पीछे बैंगनी काले रंग के विशाल भव्य तितली जैसे पंख धीरे धीरे खुलते और बंद होते हैं। हर बार पंख फड़फड़ाने पर चमकती झिलमिलाहट हवा में बिखरती है, जो अलौकिक लगती है। अपने पुराने विकृत रूप से यह अब बिल्कुल अलग है। लेकिन जो सच में मेरी धड़कनें तेज कर देता है वह ये है, परिवर्तन के बाद लिलिथ का स्टेटस पैनल पूरी तरह से बदल गया है। पहचान में भी नहीं आता। लिलिथ, रात की जादूगरनी। संभावित रैंक लीजेंडरी, चरण 1, स्तर टियर 1। विकास का सुझाव, पर्ल ऑफ इटर्नल नाइट, इन्फर्नल स्प्रिंग वाटर और नाइटमेयर क्रिस्टल का सेवन करने से इस जीव की संभावित रैंक और भी बढ़ सकती है। मैं उन चमकते शब्दों को घूरता हूँ, लीजेंडरी, स्टेज 1, और धीरे से सांस छोड़ता हूँ। करीब 3 करोड़ दांव पर लगे थे और मैं एक लीजेंडरी रैंक वाले बीस्ट के साथ बाहर निकलता हूँ। ये तो पूरी तरह से जैकपॉट है। जब मैं अभी भी पैनल को घूर रहा हूँ, लिलिथ हरकत में आती है। वह चुपचाप तैरती हुई ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक हल्की, लगभग भूतिया सी खुशबू मुंह तक पहुंचती है। उनकी आंखें मेरी नजरों को इतनी तीव्रता से थामे हैं, मानो मेरी छवि को अपनी आत्मा में उतारना चाहती हों। फिर वह अपनी पीली जेड जैसी उंगली धीरे से अपने माथे पर रखती है। उसकी उंगलियों के बीच बैंगनी लाल ऊर्जा दिखाई देती है। बिना कुछ समझे लिलिथ वह ऊर्जा धीरे से मेरे माथे पर रख देती है। एक ही पल में मेरे भीतर एक एहसास उठता है, एक तरफा, नकारा नहीं जा सकने वाला, पूर्ण और पूरी तरह नियंत्रण। बस एक सोच से मैं लिलिथ के जीवन का फैसला कर सकता हूँ। मैं तुरंत अपनी नजरें पैनल की ओर घुमाता हूँ। स्टेटस बार में लिलिथ के साथ मेरा बंधन अब गुलाम बंधन बन गया है। ये एक सदमे जैसा है। मुझे उसकी वजह समझ नहीं आ रही और लिलिथ भी खामोश रहती है। वह आगे बढ़ती है और खुद को मेरी बाहों में गिरा देती है। एक गर्म और मुलायम आवाज मेरे कान में फुसफुसाती है, मालिक, जब आपने मुझे उस अंधेरे तहखाने से चुना, तभी से मेरे लिए कुछ और मायने नहीं रखता। आपने मुझे घोर निराशा से बाहर निकाला। मेरी जिंदगी और मेरा सब कुछ आपका ही दिया हुआ तोहफा है। लिलिथ अपना गाल धीरे से मेरे कंधे पर टिका देती है। उसकी आवाज में शांति है। तो कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं स्थिर हो जाता हूँ। मेरा दिल ऐसे धड़कता है जैसे उस पर कोई भारी चीज आकर लगी हो। मेरे भीतर एक ऐसी गर्माहट उठती है जो अकथनीय है। मैं उस फरिश्ते को याद करता हूँ जिसने मुझे धोखा दिया। मैं उसके अहंकार और जाते वक्त दिखाई उस बेरुखी के बारे में सोचता हूँ। तो इस दुनिया में हर दरिंदा वैसा नहीं होता। तो ऐसी होती है असली वफादारी, ये जलन और पूर्ण समर्पण। लिलिथ के काम ने मुझे ऐसे छुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसी सच्चाई और भरोसा जो मैंने पहले महसूस नहीं किया था। ये भारी और वास्तविक विश्वास मुझ में वो जगाता है जिसे मैं रोक नहीं सकता। मैं हाथ उठाकर लिलिथ की पीठ पर रखता हूँ। उसे महसूस होता है और वह मुझे कसकर थाम लेती है। मालिक, आज से मैं आपके रास्ते के हर कांटे हटा दूंगी और हर बाधा मिटा दूंगी। मैं अपनी बाहों में इस चेहरे की ओर देखता हूँ और मेरे होंठों पर एक सच्ची मुस्कान खिल उठती है। स्वागत है लिलिथ, मेरी पहली साथी। जब मैं लिलिथ के साथ ऊपरी मंजिल से बाहर निकलता हूँ तो पूरा हॉल शांत हो जाता है। हर एक जोड़ी आंखें, चाहे वह स्टाफ हो या ग्राहक, बिना कोशिश किए ही लिलिथ की ओर खिंच जाती हैं। उनके चेहरे हैरानी और आश्चर्य से भर जाते हैं। अरे वाह, ये कौन है? क्या ये उसकी बीस्ट है? ये तो अवास्तविक है। पहली स्टाफ सदस्य पास ही जड़ खड़ी है। वह मेरे पीछे आती सुंदर आकृति को घूरती है। उसका दिमाग खाली हो जाता है। वो तहखाने वाली भद्दी सक्कुबस, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन सच्चाई सामने है और उसे इसे मानना ही होगा। वह बस मुस्कुरा पाती है, जो श्मशान के मुखौटे जैसी कठोर है। फिर वह आगे बढ़ जाती है। मिस्टर लक्स, आपका कागजी काम पूरा हो गया है। आप जब चाहें जा सकते हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं सीढ़ियों की परवाह नहीं करता। मैं लिलिथ को साथ लेकर सीधे गिल्ड से बाहर निकल जाता हूँ। मेरे बाहर निकलते ही वह स्टाफ सदस्य होश में आती है। वह टर्मिनल की ओर दौड़कर तुरंत चेयरमैन सॉन्ग का नंबर डायल करती है। चेयरमैन, कुछ हुआ है? शहर के दूसरी ओर सॉन्ग परिवार की हवेली में विक्टर सॉन्ग स्टाफ सदस्य की रिपोर्ट सुनते हैं। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। आप कह रही हैं कि सक्यबस ने अपनी सुंदरता वापस पा ली है? बिल्कुल, वह उस परी से भी ज्यादा खूबसूरत है जिसे आप लाए थे। विक्टर सॉन्ग की आंखों में आश्चर्य आता है। फिर वह शांत होकर बोला, तो क्या? साधारण पोटेंशियल रैंक वाला वह स्तर कभी बढ़ नहीं सकता। वह अब भी बस कचरा ही है। वह कॉल खत्म करके उस परी को देखता है जो सामग्री को अवशोषित कर रही है। जेन उसकी बात तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सुनता है।
उसने गिल्ड के एलीट बीस्ट्स छोड़ कर एक रिजेक्ट चुना। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। उस पर एपिक बीस्ट बर्बाद करना वाकई शर्म की बात होती। उसके बगल में परी, जिसे अब जेन ने फ्रॉस्ट नाम दिया है, वह पवित्र परी जिसे अब फ्रॉस्ट कहा जाता है, पूरी बातचीत सुनती है और अपनी सामान्य ठंडी निर्लिप्त आवाज में बोलती है। जो कोई भी अपनी सोच को दिखावे से धुंधला होने देता है वह कभी सच में शक्तिशाली नहीं बन सकता। थोड़ी ऊपर उठाकर उसकी नीली आंखों में पूर्व टेमर के लिए घृणा झलकती है। तो लक्स नाम का वह इंसान वही मूर्ख है जो सुक्कुबस के बहकावे में आ गया। अच्छा हुआ उसने उससे कोई बंधन नहीं बनाया। ऐसे स्वामी का अनुसरण करना परी की महिमा को कलंकित कर देता। विक्टर सॉन्ग अपने बेटे और परी को देखता है और संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। अब यही वह दृष्टि और संयम है जो मेरे बेटे में होना चाहिए। फिर उसका लहजा बदल जाता है और वह गंभीर हो जाता है। राष्ट्रीय बीस्ट परीक्षा 1 हफ्ते बाद है। यही तुम्हारा मौका है खुद का नाम बनाने का। अगले कुछ दिनों तक फ्रॉस्ट को लेकर नौसिखिया क्षेत्र में जाओ और जमकर मेहनत करो। परीक्षा से पहले उसका स्तर बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक एपिक रैंक बीस्ट है। नौसिखिया क्षेत्र की लीडर बोर्ड की शीर्ष जगह तुम्हारी है। जेन मुस्कुराता है, आत्मविश्वासी और निर्दयी। फिक्र न करो, मैं सबको लिन्युआन का असली टैलेंट दिखा दूंगा। इंसान और बीस्ट के गिल्ड से निकलते ही शाम ढल चुकी थी। मैं लिलिथ को लेकर घर आता हूँ। मेरा घर पुराने ब्लॉक में छोटा पर साफ है, बस थोड़ा खाली है। 3 साल पहले मेरे माता पिता डायमेंशनल रिफ्ट मिशन पर मारे गए थे। वे मुझे और मेरी बहन रेन को एक दूसरे के भरोसे छोड़ गए। अब रेन राजधानी में दूर पढ़ाई कर रही है और इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ, वही जानी पहचानी खालीपन की भावना मुझ पर छा जाती है। जहां चाहो बैठ जाओ, अब यह तुम्हारा घर है। लिलिथ हिलती नहीं है, वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रहती है। उसकी नजरें साधारण फर्नीचर पर घूमती हैं और आखिरकार मेरी पीठ पर टिक जाती हैं। घर, ये शब्द उसके लिए अजनबी सा लगता है। अंधेरे में जन्म लेने से लेकर पिंजरे में बंद रहने तक उसने कभी यह नहीं जाना कि कहीं का होना क्या होता है, जब तक यह युवक उसके सामने नहीं आया। साधारण रात के खाने के बाद अचानक मेरा ओमनी टर्मिनल चमक उठता है। स्क्रीन पर रेन का नाम चमक रहा है। मैं जवाब देता हूँ। बैठक के बीचों बीच एक चमकदार होलोग्राफिक प्रोजेक्शन जीवंत हो उठता है। अरे कैसा रहा? समनिंग सेरेमनी हो गई? तुम्हारा पहला बीस्ट किस पोटेंशियल रैंक का है? दिखाओ मुझे, चलो जल्दी करो। दूसरी तरफ रेन मुझसे भी ज्यादा उत्साहित है और सवालों की बौछार कर रही है। मैं मुस्कुराता हूँ और थोड़ा सा घूमकर कैमरा लिलिथ की ओर कर देता हूँ, जो सोफे पर शांत बैठी है। जैसे ही रेन लिलिथ को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। एक ह्यूमनॉइड बीस्ट? लक्स, तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है, वो तो बेहद खूबसूरत है। लिलिथ तारीफ सुनकर बस सिर हिलाकर स्वीकार करती है। उसकी नजरें फिर मेरी ओर मुड़ती हैं। रेन को फर्क नहीं पड़ दाचता, वो तो बस अपने भाई के लिए सच में खुश है। ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ एक ह्यूमनॉइड बीस्ट है। अब तुम्हारे पास परीक्षा में असली मौका है। फिर उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। कल नौसिखिया क्षेत्र खुल रहा है, इसे मत चूकना। यह गार्ड और सेना का संयुक्त प्रशिक्षण स्थल है। यहाँ एबिस प्रजातियां अधिकतम 9वें स्तर की हैं, जो नए बीस्ट टेमर्स के लेवल बढ़ाने की सबसे अच्छी जगह है। मैं चुपचाप सुनता हूँ। मेरा मन पहले ही सोचने लगा है। इस दुनिया की स्तर प्रणाली कुल 9 स्तरों में चलती है। अभी अभी मैंने अपना पहला बीस्ट बंधन बनाया है। मैं तो अभी पहले स्तर के भी करीब नहीं हूँ। मैं नया हूँ, इसलिए जल्द आगे बढ़ना जरूरी है। सही है, नौसिखिया क्षेत्र साल में 3 दिन खुलता है। लीडर बोर्ड में ऊंचा स्थान अंक बढ़ा देगा, पर जीवों को मारते समय सुरक्षित रहना। उसकी आंखों में चिंता देख मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे पता है रेन, मैं संभाल लूंगा। थोड़ी और बात कर हम कॉल काट देते हैं। अगली सुबह मैं लिलिथ के साथ शहर के बाहर नौसिखिया क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचता हूँ। सामने एक विशाल पोर्टल है और यहाँ काफी भीड़ है। हजारों छात्र जिन्होंने नए बीस्ट बॉन्ड बनाए हैं यहाँ जमा हैं। अधिकांश नए लोग समूहों में रह रहे हैं ताकि अपनी सुरक्षा और दक्षता बढ़ा सकें। लिलिथ के साथ पहुंचते ही हम सबकी नजरों का केंद्र बन गए। उसकी गहरी बैंगनी पोशाक और अद्भुत चेहरा वहां मौजूद हर लड़के का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। मुझे एक साथ कई निमंत्रण मिलने लगते हैं। बड़े साहब, हमारे साथ टीम बना लो। हमारे पास एक हीरोइक रैंक का सपोर्ट बीस्ट है। मैं उनकी ओर देखता तक नहीं। मैंने कभी किसी के साथ टीम बनाने का इरादा नहीं किया। जैसे ही मैं लाइन में लगकर क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था, भीड़ के पीछे से एक ताने भरी आवाज गूंज उठती है। अरे अरे, ये वही लड़का है ना? उसका नाम क्या था फिर से? जिन अपने अनुयायियों के झुंड के साथ मेरी ओर बढ़ता है। फ्रॉस्ट उसके साथ चल रही है। उस परी के पंख चमकदार हैं और चेहरे पर ठंडा घमंड है। उसकी नजर मुझ पर खुली तिरस्कार के साथ पड़ती है। जेन की नजर लिलिथ पर ठहरती है। चेहरे पर विस्मय और ईर्ष्या झलकती है, जो तुरंत तिरस्कार भरी हंसी में बदल जाती है। इससे धोखा मत खाना। जेन अपनी आवाज ऊंची करते हुए चिल्लाता है। उसके बगल वाला जीव सुंदर है, पर एपेक्स गिल्ड द्वारा रिजेक्ट किया गया कचरा मात्र है। कमजोर रैंक, हमेशा के लिए जमे हुए स्तर, सिर्फ दिखावा, कोई ताकत नहीं, बस सजावट मात्र। ये शब्द किसी ग्रेनेड की तरह भीड़ पर गिरते हैं। भीड़ में हलचल हुई। वही लोग जो कुछ पल पहले मुझे अपनी टीम में बुला रहे थे, अब मुझे बिल्कुल अलग नजरों से देख रहे हैं। बाहर से चमकदार, अंदर से खोखला। लोग तुरंत मुझसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर जेन की मुस्कान हर पल और संतुष्ट होती जाती है। वह सीधे मेरे पास आता है और फ्रॉस्ट के पंख पर दिखावटी तरीके से थपकी देता है। देख रहे हो, यही असली प्रतिभा है। तुम्हारे बिना मैं इतनी ताकतवर चीज से नहीं जुड़ पाता। कुछ लोग तो कचरे को खजाना कहते हैं। वह जहरीले लहजे में मेरे पास झुककर फुसफुसाया। तुम्हें पता नहीं फ्रॉस्ट मेरे साथ कितनी खुश है। हम दोनों अटूट हैं, जितना वो तुम्हारे साथ कभी नहीं थी।
मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर शांत रहता हूँ। शब्दों का आदान प्रदान इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिलिथ को पड़ता है। उससे हड्डियां जमा देने वाला कातिलाना इरादा झलक रहा है। खूबसूरत बिल्ली जैसी आंखें गहरी और अथाह होकर जेन पर टिक गईं। मुझे लिलिथ के भाव बदलते महसूस हुए और मैंने उसकी ठंडी उंगलियां थाम लीं। उसका शरीर कांप उठता है और कातिलाना जुनून पल भर में मिट जाता है। वह आंखें उठाती है जिनकी ठंडक पिघलकर शांत और गर्म हो जाती है। मैं बस उसकी ओर सिर हिला देता हूँ। मूर्ख से बहस बेकार है, शक्ति बचाओ, मैदान में हम इसे नतीजों से सुलझा लेंगे। लिलिथ समझ जाती है। वह जेन को अनदेखा कर मुझसे लिपट जाती है और अपना शरीर मेरे करीब सटा लेती है। फिर वह अपनी नजरें जेन के पीछे खड़े फ्रॉस्ट की ओर घुमाती है। ये इशारा बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह देता है। ये मेरा है। मैं हाथ छुड़ाता हूं, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। बेकार कोशिशों के बाद मैंने हार मान ली। ये पल जेन के लिए किसी थप्पड़ की तरह लगता है। उसका चेहरा गुस्से से भयानक लाल हो जाता है। कैसे मुमकिन है कि एक नाकाम इंसान पर सुंदर दानवी फिदा है, जबकि उसकी अपनी आज्ञाकारी एंजल उससे हमेशा दूरी बनाए रखती है। बिना पीछे मुड़े मैं लिलिथ के साथ चमकते पोर्टल में कदम रखता हूँ। पार जाते ही पैर ठोस जमीन पर टिकते हैं और चारों ओर की दुनिया बदल गई। एक ठंडा आदिम जंगल हर दिशा में फैला हुआ है। नवसिखिया क्षेत्र। लिलिथ सावधानी से देखती है। उसके बैंगनी पंख हमें ढकने के लिए सिकुड़ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि जंगल खतरनाक है। चलो आगे बढ़ें, मैं शांति से कहता हूँ। मैं ओमनी टर्मिनल पर खाली लीडर बोर्ड देखता हूँ। इस क्षेत्र की टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से यादृच्छिक है और अक्सर समूह भी बिखर जाते हैं। इस समय इस क्षेत्र में केवल हम दोनों ही हैं। हम धीरे धीरे जंगल के और भीतर बढ़ते हैं। लिलिथ सतर्क रहती है और हर आहट पर नजर रखती है। फिर 10 मिनट बाद मैं पत्थरों के एक ढेर के पास रुक जाता हूँ। लिलिथ हैरान है। यहाँ कोई जीव नहीं है, हल्की सी ऊर्जा भी नहीं है। मैं कोई सफाई नहीं देता। मैं हाथ उठाकर पत्थरों के ढेर में एक गहरे पत्थर की ओर इशारा करता हूँ। मेरी दृष्टि में सिर्फ मुझे दिखने वाला स्टेटस पैनल झिलमिलाता है। स्टोन लर्कर, संभावित रैंक, सामान्य स्तर, टियर 2, इस पर हमला करो। 3 शब्द। लिलिथ के मन में अनगिनत सवाल है, लेकिन एक पल की भी झिझक नहीं है। हवा गूंजती है और उसके हाथ में लाल आभा वाली एब्सोल्यूशन की दरांती प्रकट होती है। नरक की आग में लिपटी इस दरांती का वार ऐसा है कि घाव कभी ठीक नहीं होता और न ही उसकी भरपाई संभव है। लिलिथ ने हैंडल कस लिया और सांस सी बढ़ी। दरांती ठंडी छाप बनाती हुई काले पत्थर को चीर गई। बिना रुके ये कठोर पत्थर को हवा की तरह काट देती है। कटा हिस्सा शीशे सा चिकना है। जैसे ही लिलिथ को लगा कि उसने बस पत्थर काटा है, तभी एक बैंगनी चमक धीरे धीरे उठी और प्रकाश की धारा बनकर उसमें समा गई। एक गर्म लहर उसके भीतर दौड़ गई। ये अनुभव बिंदु थे। वो पत्थर असल में एक जीव था। लिलिथ की पुतलियां सिकुड़ती हैं और उसका मन जागा। छुपने में माहिर ऐसे जीव नए टेमरों के लिए घातक जाल हैं। वे कोई ऊर्जा नहीं छोड़ते, सिर्फ शुद्ध प्रवृत्ति से ही उन्हें पकड़ना मुश्किल है। अगर कोई हमला कर दे तो एक झड़प में तुम्हारी टीम मिट सकती है, पर उसका गुरु। लिलिथ उस शांत चेहरे को देखती है। उसकी छवि अब और भी ऊंची, रहस्यमयी और प्रभावशाली हो गई है। चलो, समय कम है, मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। नौसिखिया क्षेत्र रोज सिर्फ 6 घंटे खुलता है। तेजी से बढ़ने के लिए हमारे पास समय बर्बाद करने को नहीं है। फिर लिलिथ खुद देखती है कि भयानक बढ़त असल में क्या होती है। मेरी सटीक निशानेबाजी के मार्गदर्शन में लिलिथ की साइट ऑफ एब्सोल्यूशन शायद ही कभी रुकती है। आधे घंटे से भी कम समय में लिलिथ के भीतर से पहले से कई गुना अधिक सघन ऊर्जा का विस्फोट होता है। दूसरा स्तर। तभी एक ऊर्जा बंधन से बहकर मेरे रोम रोम में भर गई। मेरी मानसिक शक्ति, शारीरिक ताकत और 5 इंद्रियां तेज हो गईं। मैं लिलिथ का स्टेटस पैनल खोलता हूं। लिलिथ, रात की चुड़ैल। स्तर, दूसरा चरण। ताकत 55, चपलता 58, संविधान 52, स्प्रिट 65। मैं इन संख्याओं को देखता हूं और मेरे अंदर एक झंझनाहट सी दौड़ जाती है। दूसरे स्तर पर मौजूद उस स्टोन लर्कर का अधिकतम संविधान स्तर 16 था। समान स्तर पर लिलिथ के आंकड़े हर मामले में 3 गुना से अधिक हैं। लेजेंडरी पोटेंशियल रैंक का असल मतलब यही होता है। समय तेजी से बीतता है। 3 घंटे बीतने के बाद हमारे चारों ओर का वातावरण बदल गया है। अब पेड़ और घने हो गए हैं और हवा में ऊर्जा और भी भारी और जंगली महसूस हो रही है। हम क्षेत्र के मध्य भाग में पहुंच गए हैं। रास्ते में लिलिथ की दरांती से 70 से अधिक जीव मारे जा चुके हैं। मेरे रियलम पॉइंट्स लीडर बोर्ड के शीर्ष के करीब पहुंच गए हैं। मास्टर, आगे कुछ शक्तिशाली है। लिलिथ अचानक रुक जाती है। उसका चेहरा तेज हो जाता है। मैंने पहले ही पैनल के जरिए उसे देख लिया है। ज्यादा दूर नहीं, एक गहरे दलदली इलाके में एक छाया विशालकाय नाग छिपा हुआ है। संभावित रैंक एलीट, स्टेज 9, लेवल टियर 7। एक टियर 7 एलीट जीव, रियल में प्रवेश करने के बाद से अब तक का सबसे उच्च स्तर का जीव जिससे हम सामना कर रहे हैं। इस स्तर पर नए 20 टेमर्स के लिए ऐसा कुछ लगभग अजेय होता है। संभाल लोगी? लिलिथ के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है। इसके बजाय वो अपने लाल होंठों पर जीभ फेरती है। आपके लिए रास्ता साफ करना स्वामी, मेरा सम्मान है। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही वह गायब हो जाती है। अगले ही पल वह दलदल के किनारे दर्जनों मीटर दूर फिर से प्रकट होती है। नीचे कीचड़ में एक नाग जो बैरल जितना चौड़ा है और गहरे हरे रंग की चमकदार परतों से ढका है, अपना विशाल सिर ऊपर उठाता है। उसकी गहरी लाल चीरे जैसी आंखें लिलिथ पर टिक जाती हैं। उसका जबड़ा चौड़ा खुल जाता है। गहरे हरे रंग का जहर एक उच्च दबाव वाली धार की तरह बाहर निकलता है,
जहां जहां से गुजरता है हवा को सुलगा देता है। लिलित भूत की तरह चलती है, उस वार को बेहद आसानी से चकमा दे देती है। वह अपना एक पतला हाथ घुमाती है और उसके पीछे शून्य से अजीब बैंगनी रोशनी से चमकती कई कांटेदार बेलें आसमान से जाल की तरह निकलती हैं और छाया के विशाल नाग के शरीर को कसकर लपेट लेती हैं। कांटे नाग के मांस में गहराई तक धंस जाते हैं। कौशल पीड़ा के कांटे। जो भी इकाई इन कांटों से बंधी या छिद्दी होती है उसे लगातार खून बहने और जहर का असर झेलना पड़ता है। नाग दर्द से कराह उठता है, बुरी तरह फड़फड़ाता और मरोड़ता है, लेकिन वह खुद को जरा भी छुड़ा नहीं पाता। लिलित की आकृति नाग के सिर के ऊपर प्रकट होती है। किसी ने भी उसे चलते हुए नहीं देखा। वह मुक्ति की दरांती को ऊंचा उठाती है। उसकी आंखें मौत जैसी ठंडी हैं और गहरा काला ब्लेड ऐसी ताकत से नीचे आता है जैसे वह हर चीज को चीर सकता हो। एक विशाल नाग का सिर हवा में उछल जाता है। वह हवा में 2 बार पलटता है और भारी छपाक के साथ दलदल में गिर जाता है। वह विशाल सिरविहीन शरीर एक पल के लिए तड़पता है, फिर पूरी तरह शांत हो जाता है। नाग की लाश से ऊर्जा का एक घना गोला निकलता है और पूरी तरह से लिलित में समा जाता है। लिलित से निकलती आभा अचानक तेज हो जाती है। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैलने लगती हैं। 6ठा स्तर। ठीक उसी समय एक और भी शुद्ध प्रतिक्रिया ऊर्जा की धारा बंधन के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवाहित होती है। मैं इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। मानसिक और शारीरिक शक्ति एक स्तर बढ़ जाती है। मैं टर्मिनल पर क्षेत्र बिंदु देखता हूँ। 25,000 अंक, लीडर बोर्ड पर पहला स्थान, लेकिन यह कहीं भी पर्याप्त नहीं है। अंक मेरे लिए सिर्फ एक बोनस है। पीसना और स्तर बढ़ाना असली मायने यही रखते हैं। और गहराई में बिना रुके मैं लिलित के साथ रेल्म में आगे बढ़ता हूँ। वहीं रेल्म के मैदानों में जैन चट्टानों के पीछे छिपा पास की एक बड़ी गुफा को घूर रहा है। अंदर लाल अयाल वाला पहाड़ जैसा एक प्राणी गहरी नींद में सोया है। ब्लड रेज लायन, संभावित रैंक एलीट, स्टेज 9, लेवल टियर 7। और शेर के पीछे गुफा के भीतर गहराई में कई असामान्य पौधे हल्की लाल रोशनी के साथ चमक रहे हैं, गुफा की सांस के साथ हिल रहे हैं। ब्लड ब्लूम्स 3 है, जिनकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में लालच भर जाता है। ब्लड ब्लूम्स टियर 9 से नीचे के जानवरों की ताकत बढ़ाने वाली दुर्लभ सामग्री बाजार में अनमोल है। फ्रॉस्ट, अंदर जाओ और वो फूल ले आओ, जेन फुसफुसाया। एंजेल की नीली आंखों में हिचकिचाहट दिखी। वह उस शेर के भीतर छुपी कच्ची ताकत को महसूस कर सकती है। उसके जागने के नतीजे भयानक होंगे। जाओ अभी। डर कैसा? उसे हिचकिचाते देख जेन का चेहरा क्रूरता से भर गया। तुम एपिक रैंक एंजेल होकर एक एलीट जानवर से डर रही हो? याद करो, तुम्हें उस लूजर से बचाकर मौका किसने दिया? मेरी आज्ञा टालने की हिम्मत। फ्रॉस्ट के पंख हल्के से कांपते हैं। अंततः वो मान गई। अपनी रोशनी समेटकर सफेद साए सी खामोशी से वो गुफा में गई। जेन बाहर धड़कते दिल के साथ इंतजार करता रहा। कुछ ही पलों में फ्रॉस्ट लौट आई। तीनों ब्लड ब्लूम उसके हाथों में हैं। जेन का चेहरा जंगली खुशी से खिल उठता है, लेकिन जैसे ही वह चुपचाप निकलने की कोशिश करता है सब कुछ विस्फोट हो जाता है। एक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ पूरे मैदान में गूंज उठती है। ब्लड रेज लायन जाग चुका है। उसकी जानवर जैसी आंखें जेन और फ्रॉस्ट पर टिक जाती हैं। उसका जानलेवा गुस्सा लहरों जैसा उठ रहा है। खजाना चोरी होने पर वह आग बूला है। निकलो यहां से, भागो। जेन डर के मारे पागल हो गया है। वह बार बार फ्रॉस्ट पर चिल्लाता है। वह तुरंत उसके कंधों को पकड़ लेती है, अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाती है और दोनों एक सफेद बिजली की तरह वहां से निकल जाते हैं। ब्लड रेज लायन दहाड़ता है, धूल के बादल उड़ा देता है और बिना रुके उनके पीछे दौड़ पड़ता है। और तेज, वह हमारे करीब आ रहा है। जेन को अपने पीछे गर्म खूनी हवा का एहसास होने लगता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पागलपन में चीखता है। फ्रॉस्ट पहले ही अपनी पूरी सीमा पर है, लेकिन वह एक बोझ उठा रही है और उसकी रफ्तार पर इसका असर पड़ता है। जैसे ही शेर उनके पीछे की दूरी कम करता है, जेन की आंखों में कुछ हिंसक और बेकाबू चमक उठता है। ठीक इसी जीवन मृत्यु के क्षण में फ्रॉस्ट की ठंडी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। करीब 1 किलोमीटर आगे इंसानों की एक टीम है। जेन पलकें झपकाता है, फिर उसकी आंखों में नफरत चमकती है। सही है फ्रॉस्ट, उसे वहां ले जाओ। उन्हें निपटने दो। पूरी ताकत लगाओ। इस पैंगोलिन को खत्म करो और हम टॉप 100 में होंगे। ऊंची पोनीटेल और तीखे नैन नक्श वाली लड़की शांति से नेतृत्व कर रही है। वह रेन है, मेरी क्लास प्रेसिडेंट। उसकी टीम मजबूत तालमेल के साथ आगे बढ़ती है और एक टियर 5 प्राणी को घेर लेती है। जीत करीब है। फिर बिना किसी चेतावनी के खून की भारी बदबू हवा में फैल जाती है। इसके तुरंत बाद जमीन जोरदार तरीके से हिलने लगती है। क्या हो रहा है? क्या यह भूकंप है? टीम के सदस्यों के चेहरे उतर गए और उन्होंने हमला रोक दिया। रेन बेचैन होकर कंपन की तरफ मुड़ती है और एक सफेद रोशनी को तेजी से अपनी ओर आते देखती है। पीछे से एक विशाल लाल शेर तेजी से झपटता है। भागो! रेन की आंखें फटी रह गईं। वह चीखी, पर अब देर हो चुकी थी। सफेद लकीर उनके ऊपर से गुजरी और पलक झपकते ही ओझल हो गई। ब्लड रेज लायन ने अपनी पूरी शक्ति सामने खड़ी ढी टीम पर झोंक दी। रेन हताशा में चिल्लाती है, अब बचाव करो। उसका जानवर, एक आइस टाइप टियर 3 ब्लैक आर्मर कछुआ, खुद को आगे फेंकता है और एक विशाल बर्फीली ढाल उठा लेता है। लेकिन टियर 7 की एक एलीट क्रीचर के सामने इसका कोई मतलब नहीं है। ब्लड रेज लायन पंजा मारता है। मजबूत बर्फीली ढाल चकनाचूर हो गई। कछुआ कराह उठा और दूर जा गिरा। उसकी खोल पर दरारें आ गईं। रेन पीड़ा में चिल्ला उठती है। टीम ने अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, पर लायन पर कोई असर नहीं हुआ। एक सदस्य टकराकर टूटी पतंग की तरह दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। और अब निराशा
पूरी टीम को निगल जाती है। शेर को पास आते देख रेन सुन्न हो गई, पैर कांप रहे हैं। क्या यही अंत है? आंखें बंद कर वह तैयार हुई ही थी कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लिलिथ हमला करो। तभी बैंगनी कांटेदार बेलों ने निकलकर पल भर में ब्लड रेज लायन के चारों पैरों को जकड़ लिया। शेर गुस्से में दहाड़ता है, बुरी तरह छटपटाता है, लेकिन पाता है कि कांटे असंभव ताकत से उसे पकड़े हुए हैं। उसके संघर्ष के साथ कांटे मांस में और गहरे ढंसते हैं। रेन की आंखें खुलती हैं। बगल में एक शांत व्यक्ति और बैंगनी काले गाउन वाली महिला खड़ी दी है। तितली जैसे पंखों वाली वह महिला काली दरांती लिए फंसे शेर की ओर बढ़ रही है। ये तुम हो? रेन उसे पहचानती है, पर उसका दिमाग सुन्न है। कक्षा का वह शांत अदृश्य लड़का आज अपने जानवर संग विशालकाय खदीदा है। रेन की नजरों के सामने लिलिथ अपनी दरांती ऊपर उठाती है और उसकी धार मौत की एक अजेय लकीर खींचती है। विशाल शेर का सिर उसके आधे शरीर के साथ एक ही क्रूर वार में चीर दिया जाता है। वह वहीं मौके पर मर जाता है। इसी दौरान लिन्युआन सिटी नवागंतुक क्षेत्र निगरानी केंद्र में एक विशाल गोलाकार कक्ष के भीतर दर्जनों स्क्रीन क्षेत्र के हर कोने से लाइव फीड और डेटा स्ट्रीम दिखा रही हैं। वातावरण दमघोंटू है, लगभग जमी हुई सी स्थिति है। कक्ष में मौजूद शहर के सभी गार्ड कर्मचारी अपनी जगह पर जड़ हो गए हैं। उनकी निगाहें केंद्रीय स्क्रीन और उस पर दिख रहे चमकते डेटा पर टिकी हुई हैं। लीडर बोर्ड, पहला स्थान लक्स, रियलम पॉइंट्स 41,350, संभावित रेटिंग एस रैंक। एस रैंक के लिए 10,000 अंक चाहिए। लक्स के पास इससे चौगुने अंक हैं। 10 सेकंड तक सन्नाटा छा गया। क्या मैं गलत देख रहा हूं? एक युवा अधिकारी घबराकर आंखें मलते हुए बोला। लिन्युआन को पिछला एस रैंक का नया प्रतिभागी कब मिला था? अगले ही पल कमरे में फैला तनाव फट पड़ता है। सच में एस रैंक है। फाइल निकालो। ये है कौन? बीस्ट कौन सी है? मिल गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहली बीस्ट एंजेल थी, पर बॉन्ड फेल हो गया। क्या? फेल बॉन्ड वाला रियल्म में घुसकर टॉप कैसे कर गया? देखो, उसने एपेक्स गिल्ड से रिजेक्टेड सक्केबस खरीदी थी। मॉनिटरिंग रूम में हड़कंप मच जाता है। सभी के दिमाग जैसे एकदम ठप हो जाते हैं। एक लड़का जिसका बॉन्ड असफल हो गया, जो सिर्फ एक रिजेक्टेड बीस्ट ही खरीद सका, वह किसी तरह नोविस रियल्म के अंदर पूरी तरह से कहर बरपा रहा है। डायरेक्टर मिंग मुख्य नियंत्रण स्टेशन पर बैठे हैं। उनका चेहरा, जो हमेशा शांत और पढ़ पाना मुश्किल रहता था, अब पूरी तरह से हैरानी से भर गया है। उनकी नजरें स्क्रीन से हटती ही नहीं, जहां लक्स और लिलिथ की शैडो कोलोसस सर्पेंट और ब्लड रेज लायन को काटते हुए फुटेज बार बार चल रही है। कोई दिखावटी रणनीति नहीं, बस पूर्ण वर्चस्व। जिस जानवर को वे ठुकराया हुआ कहते थे, उसका हर वार सटीक, घातक, सुरुचिपूर्ण और एक ही समय में क्रूर होता था। राक्षस। डायरेक्टर मिंग दांत पीसकर 2 शब्द कहे। वह जमीन से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा उत्तेजना से लाल था। वह इसे तुरंत मेयर ब्लेज को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। वे डिप्टी पर चिल्लाए। उसके बोलने से पहले ही डायरेक्टर मिंग ने उसे रोक दिया। उनकी आंखों में अनोखी चमक थी। मैं क्षेत्र के गेट पर जाऊंगा। मैदान में रेन हैरान है। उसकी आंखों में उस भयानक एकल वार की छवि कौंध रही है। वह शेर जिसने उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया था, अब गायब है। उसके ताजा अनुभव ने उसकी सारी धारणाएं बदल दी। वह धीरे से अपनी गर्दन उस आकृति की ओर घुमाती है। वह पीठ। क्या ये सच है? कहानियों वाले मानव रूपी जानवर कब इतने आसानी से मिलने लगे और इतने ताकतवर हो गए? उसके आसपास के दस्ते के सदस्य ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थर बन गए हों। हर चेहरे पर अविश्वास की छाप है। सिर्फ हवा की आवाज है। तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? मेरी आवाज मुस्कान के साथ सन्नाटा तोड़ती है। रेन अचानक होश में आती है। सदमे से उबरते ही उसके गाल लाल हो गए। वह बोली, शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। उसकी आवाज में सच्चा आभार झलक रहा है। शुक्रिया लक्स, आपने हमें बचा लिया। आप महान हैं। पूरी टीम जी उठी और सब एक साथ शुक्रिया कहने लगे। मैं इसे हल्के में लेता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजरें रेन पर टिक जाती हैं। तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर डाला? इस सवाल पर रेन का चेहरा गुस्से से जल उठता है। हमें बिल्कुल नहीं पता, वह गुस्से से भरी आवाज में कहती है। हम एक पैंगोलिन को गिराने में लगे हुए थे, तभी अचानक वह शेर कहीं से हम पर झपट पड़ा। मैंने आसमान में एक आकृति देखी जो जानबूझकर शेर को हमारी ओर हाँक रही थी। जब हम फंस गए तो वह व्यक्ति बस उड़ गया। घिनौना था। वह किसी फरिश्ते जैसा दिख रहा था। उसके बगल में खड़ा एक टीम सदस्य जोड़ता है। रेन के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसे कुछ समझ आता है। वह मुझे गौर से देखती है। सब जानते हैं कि जेन का जानवर वही फरिश्ता है जो तुमसे छीना गया था। मेरा चेहरा शांत रहता है, पर जो मुझे जानते हैं वे मेरी आंखों की ठंडी चमक देख सकते हैं। जेन ने खुद को बचाने के लिए एक पल भी हिचकिचाए बिना खतरे को सीधे निर्दोष सहपाठियों की ओर मोड़ दिया। ये बिल्कुल घृणा के काबिल है। मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ती। इसके बजाय मैं घायल लोगों की देखभाल कर रहे दस्ते के सदस्यों की ओर देखती हूँ। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। ये गहरी जोन है। पहले बाहरी इलाके में वापस जाओ। रेन सिर हिलाती है। वह जानती है उनकी मौजूदा हालत में गहरी जोन में रहना मौत को बुलावा देना है। हम अब चलते हैं। वो मेरी ओर देखती है। और तुम दोनों का क्या? मैं मुस्कुराती हूँ। मैं अपने टर्मिनल पर काउंटडाउन की ओर देखती हूँ। अभी बहुत समय है। हम थोड़ा और अंदर बढ़ेंगे। रेन का मुंह थोड़ा खुलता है। ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहती है। तो फिर सावधान रहना। मैं सिर हिलाती हूँ और यही अलविदा है। बिना रुके मैं लिलिथ के साथ क्षेत्र की गहराई में बढ़ती हूँ। क्षेत्र बंद होने में 2 घंटे बचे हैं। रेन उस आकृति की झलक ओझल होने तक देखती रहती है। तभी वह अपनी नजरें हटाती है। उसके मन में कुछ अजीब सा उठता है।
वह लड़का जो कभी अदृश्य था अब इतना बड़ा हो गया कि उसे सर उठाकर देखना पड़ता है। लिन्युआन सिटी हॉल की सबसे ऊंची मंजिल पर मेयर के कार्यालय में माहौल भारी है। मेयर ब्लेज खिड़की के पास खड़े हैं, हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए, और पूर्वी जिले की ओर देख रहे हैं। अब भी कुछ नहीं, उनकी आवाज धीमी है जिसमें चुपचाप थकावट झलक रही है। उनके पीछे सिटी गार्ड कमिश्नर थॉर्न गंभीरता से सिर हिलाते हैं। मेयर, कल रात जब वह ऊर्जा का उछाल आया, हमने तुरंत पूरे पूर्वी जिले की तलाशी ली। कोई नया आयामी छिद्र नहीं मिला, न ही किसी उच्च स्तरीय योद्धा के क्षेत्र में प्रवेश का कोई रिकॉर्ड है। कमिश्नर थॉर्न की आवाज में भी उलझन झलक रही है। वह ऊर्जा विशाल और गहरी थी, लेकिन एक पल में ही गायब हो गई, जैसे कोई माया हो। लेकिन एक स्वर्ग स्तरीय योद्धा होने के नाते मेयर ब्लेज से गलती होना असंभव था। वह कुछ नहीं कहते, उनकी तेज नजरों में चुपचाप सोच की झलक है। अज्ञात हमेशा सबसे अधिक बेचैन करने वाला होता है। वह वापस मुड़ते हैं और अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ जाते हैं। फिलहाल इसे छोड़ दो, सतर्कता बनाए रखो। क्षेत्र का क्या हाल है? क्या इस साल कोई होनहार प्रतिभा उभर रही है? इसका जिक्र होते ही कमिश्नर थॉर्न थोड़ा सहज हो जाते हैं, लेकिन उनकी भौहों पर हल्की निराशा की झलक है। अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सॉन्ग परिवार का लड़का जैन सॉन्ग है। सिर्फ 6000 से थोड़े ज्यादा अंक। बीस्ट एक एपिक रैंक का पवित्र एंजेल है। संभावना रेटिंग ए रैंक तक पहुंच गई है। ए रैंक किसी भी और साल में इसे सबसे बेहतरीन माना जाता, लेकिन मेयर ब्लेज बस एक मुश्किल से सुनाई देने वाली आह भरते हैं। लिन्युआन में बहुत समय से कोई सच्चा जीनियस नहीं आया है। 3 साल पहले हमने आखिरकार एक एस रैंक संभावना वाला छात्र तैयार किया और राजधानी विश्वविद्यालय ने उसे इनाम की तरह झपट लिया। यह उनके कार्यकाल की कुछ गिनी चुनी सचमुच चमकदार उपलब्धियों में से एक थी, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। शहर का भविष्य युवाओं पर टिका है। अगर नई प्रतिभाएं नहीं आईं, तो लिन्युआन प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। दफ्तर में सन्नाटा छाते ही दरवाजा खुलता है और एक आकृति लड़खड़ाते हुए आती है। ये निगरानी केंद्र के निदेशक मिंग हैं, जो हाँफते हुए अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी का अजीब मिश्रण है। कमिश्नर थॉर्न उन्हें देखकर भौहें चढ़ा लेते हैं। क्या हुआ तुम्हें? मेयर ब्लेज ने उस शांत व्यक्ति से पूछा। सांस लो और बताओ क्या हुआ। निदेशक मिंग थूक गटकते हुए अपने धड़कते दिल को काबू करते हैं। मेयर, हमारे पास एक और एस रैंक संभावना है। शब्दों ने कमरे में बिजली सा असर किया। थॉर्न का चेहरा सख्त हो गया। पीछे झुके मेयर ब्लेज अचानक तनकर बैठ गए। क्या कहा? पक्का तुमने गलत नहीं पढ़ा? मिंग सिर हिलाते हैं। वह अपने ओमनी टर्मिनल पर डेटा स्क्रीन खोलते हैं। उनके हाथ उत्साह से कांप रहे हैं और दोनों को वह स्क्रीन दिखाते हैं। बिल्कुल पक्का, मैंने खुद देखा है। छात्र का नाम लक्स है। उसके रियल पॉइंट्स पहले ही 40,000 पार कर चुके हैं। पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। जैसे ही मैंने डेटा देखा, मैं तुरंत यहाँ रिपोर्ट करने दौड़ पड़ा। मेयर ब्लेज डेटा स्क्रीन को घूरते हैं। उनकी सांस पूरी तरह थम जाती है। 40,000 पॉइंट्स, सीमा से कई गुना ज्यादा। एक पल के स्तब्ध सन्नाटे के बाद मेयर ब्लेज अपनी हथेली मेज पर पटकते हैं और तेजी से खड़े हो जाते हैं। हर तरह की संयमितता गायब हो जाती है। उसकी जगह आती है कच्ची बेपरवाह खुशी। हाँ, ये तो सीधे स्वर्ग से मिला वरदान है। एक एफ रैंक प्रतिभा लिन्युआन सिटी के लिए किसी भी ए रैंक से कहीं अधिक मायने रखती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लिन्युआन सिटी के भविष्य की आशा है। उनके बगल में कमिश्नर थॉर्न अपने सदमे से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है। बधाई हो मेयर, आपकी मजबूत नेतृत्व क्षमता ही है जिसकी वजह से हमारा शहर एक के बाद एक ऐसी प्रतिभाएं पैदा कर रहा है। मेयर ब्लेज उन्हें टाल देते हैं। इस समय उनके पास चापलूसी सुनने का धैर्य नहीं है। निगरानी केंद्र चलो। उनकी आंखों में जबरदस्त तीव्रता जल रही है। मैं खुद देखना चाहता हूं कि यह लक्ष्य असल में किस तरह की प्रतिभा है। ठीक उसी समय लिलिथ और मैं एक गहरी अंधेरी घाटी के भीतर थे। मेरे सामने 20 से अधिक जोड़ी हल्की हरी आंखें अंधेरी घाटी में चमक उठती हैं। रीढ़दार भेड़ियों का झुंड, जिनमें हर कोई सांड जितना बड़ा है और पीठ पर तलवार सी तेज और खूंखार हड्डियां हैं। इनकी ताकत स्टार लेवल 3 से 5 है। सबसे आगे खड़ा है बाकी सबसे 2 गुना बड़ा रीढ़दार भेड़िया राजा। उसकी ठंडी निर्दयी आंखें मुझ पर और लिलिथ पर टिक जाती हैं। मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 7। यह एक सावधानीपूर्वक रची गई घात है। लिलिथ की सांसें अब पहले जैसी स्थिर नहीं रहीं। उसके पीले माथे पर पसीने की महीन बूंदें इकट्ठा हो गई हैं। लंबे समय तक चले तीव्र युद्ध ने उसे बुरी तरह थका दिया है। फिर भी उसकी एब्सोल्यूशन साइट पकड़े हाथ में जरा भी कंपन नहीं है। मास्टर सावधान, लिलिथ बोली। ये जानवर सबसे अधिक चालाक हैं। एक लेवल 5 स्पाइनबैक वुल्फ ने कमजोरी का नाटक कर हमें इस घाटी में फंसा दिया। कौन सोच सकता था कि ये अपनी प्रवृत्ति छोड़ साथी को चारे की तरह इस्तेमाल कर शिकार को घेरना जानते हैं। मेरे चेहरे पर कोई डर या तनाव नहीं है। मैं शांत आंखों से घेरते भेड़ियों को देखता हूं और होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अच्छा है, अब मुझे इन्हें एक एक कर शिकार नहीं करना होगा। मेरे ये कहते ही लिलिथ सब समझ जाती है। उसकी नजरों में अटूट विश्वास और युद्ध की भावना है। लिलिथ से एक गहरी बैंगनी काली ऊर्जा गड़गड़ाहट के साथ फूट पड़ती है। कौशल सक्रिय हुआ। 7 पापों का रक्त, नरक की सबसे गहरी शक्ति से जन्मा। 7 घातक पापों की वंशावली। इस रक्त को धारण करने वाले सभी में 7 राक्षस राजाओं में से एक बनने की क्षमता होती है। जब तक यह सक्रिय है, सभी आंकड़े 200% तक बढ़ जाते हैं। इसे कभी भी निष्क्रिय किया जा सकता है। नुकसान यह है कि निष्क्रिय करने पर थोड़ी देर कमजोरी आती है और सारे स्टैट्स 20% गिर जाते हैं।
पर इसकी शक्ति के मुकाबले यह कीमत नगण्य है। कौशल सक्रिय होते ही लिलिथ की आभा बढ़ने लगती है। उसके काले बाल ऊपर उठ जाते हैं और बैंगनी तितली पंख फैल जाते हैं जो मोहक और अद्भुत हैं। उसकी गहरी आंखों में विनाश की ज्वाला जलने लगती है। स्पाइनबैक वुल्फ किंग ने उन्हें थका हुआ माना था, पर यह अचानक बदलाव उसे बेचैन कर देता है। फिर भी इस क्षेत्र का निर्विवाद शासक होने के नाते उसकी क्रूरता उस झिझक की झलक को तुरंत कुचल देती है। वुल्फ किंग एक दहाड़ लगाता है जो पूरी घाटी को हिला देती है। यह हमला करने का संकेत है। एक ही पल में 20 से अधिक स्पाइनबैक भेड़िए एक साथ आगे बढ़ते हैं। हर दिशा से घाटी के केंद्र में हमारे दोनों की ओर दौड़ पड़ते हैं। लिलिथ हरकत में आती है। उसकी आकृति बस एक झलक छोड़ती है और वह पल भर में ओझल हो जाती है। अंधेरी बर्फीली चमक के साथ पहला स्पाइनबैक भेड़िया पास पहुंचते ही कूदते हुए जम गया। उसका विशाल सिर हवा में उछल जाता है। शरीर गिरने से पहले ही लिलिथ दूसरे भेड़िए तक पहुंच गई। उसकी साइंत घातक वार करती है। एक और सिर अलग हो जाता है। इस पल में लिलिथ साक्षात मौत की देवी लग रही है। उसकी साइंत का हर वार निर्दयता से एक जीवन ले लेता है। झुंड की डरावनी घेराबंदी उसके सामने गीले कागज की तरह बिखर जाती है। सिर्फ कुछ ही सांसों के भीतर जमीन पहले ही 7 या 8 स्पाइनबैक भेड़ियों की लाशों से पट चुकी है। भेड़िया राजा की ठंडी निर्दयी आंखें लगातार लिलिथ पर टिकी रहती हैं। उसने मान लिया था कि उसका शिकार अब थक चुका है, लेकिन अचानक फूटा वह ऊर्जा विस्फोट जो इतनी गहरी थी कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसकी सारी धारणाएं तोड़ देता है। भेड़िया राजा के गले से एक धीमी सिसकारी निकलती है। उसका विशाल शरीर अनायास ही आधा कदम पीछे हट जाता है। डर, एक ऐसा भाव जिसे उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था, पहली बार उसके सीने में फैलने लगता है। लेकिन इस भूमि का निर्विवाद शासक होने के नाते उसमें गहराई तक बसी मारक प्रवृत्ति उस झिझक के क्षण को तुरंत कुचल देती है। भेड़िया राजा अपना सिर पीछे फेंकता है और एक गर्जना करता है जो घाटी को चीर देती है। यह उसकी अंतिम पागलपन भरी कोशिश है। एक ही पल में बचे हुए दर्जन भर स्पाइनबैक भेड़िए भेड़िया राजा के साथ मौत की दौड़ में झपट पड़ते हैं। लिलिथ फिर से मृत्यु दूत की तरह चलती है, झुंड के बीच मौत का नृत्य करती हुई। जब लिलिथ आखिरी दुश्मन को भी काट गिराती है, भेड़िया राजा की हड्डी की कांटें एक साथ बाहर की ओर फैल जाती हैं। उसे ऐसा खतरा महसूस होता है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वह जबड़ा खोलता है और मुंह में पीली ऊर्जा किरण बनती है जिसे वह चीखते हुए लिलिथ पर दागता है। यह उसका सबसे घातक हमला है, पर लिलिथ जरा भी नहीं हिलती और आसानी से हट जाती है। अगले ही पल वह भेड़िया राजा के सामने आ जाती है। उसकी विशाल छाया लिलिथ के पतले शरीर को पूरी तरह निगल लेती है। वह अपनी एक विशाल धारदार पंजा उठाता है और उसे नीचे पटकता है। लिलिथ बचती नहीं है, वह पीछे नहीं हटती। वह बस धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाती है। उसकी आंखों में विनाश की ज्वाला जल रही है और वह चुपचाप उसे देखती है। विशाल काली दरांती ऐसे ऊपर झूलती है जैसे कोई स्वयं भाग्य को काटने का निश्चय कर चुका हो। न कोई गूंजती हुई धमक, न ही टकराती ऊर्जा की कोई चकाचौंध। भेड़िया राजा का शक्तिशाली पंजा हवा में ही जम जाता है। उसके माथे के बीच से लेकर पूंछ की नोक तक एक लाल महीन रेखा बन जाती है। अगले ही क्षण भेड़िया राजा का विशाल शरीर हड्डियों समेत साफ साफ 2 हिस्सों में बंट जाता है। कटा हुआ शव से शुद्ध ऊर्जा की एक धारा निकलकर पूरी तरह लिलिथ में समा जाती है। उसकी आभा एक बार फिर बेकाबू होकर बढ़ने लगती है। मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 7। शक्ति की एक प्रचंड लहर उससे बाहर निकलती है जो चारों ओर जबरदस्त बल के साथ फैल जाती है। उसी समय प्रतिक्रिया ऊर्जा की एक समृद्ध उमड़ती लहर मेरे शरीर के हर हिस्से में भर जाती है। मेरी मानसिक शक्ति फिर से बढ़ जाती है। मैं लिलिथ का स्टैट पैनल खोलता हूँ। लिलिथ रात्रि चुड़ैल, पद नश्वर, स्टार लेवल 7, शक्ति 151, चपलता 165, संविधान 155। इन चारों श्रेणियों में 3 अंकों के इन भयावह आंकड़ों को देखकर मेरा दिल कुछ धड़कनें चूकने से खुद को रोक नहीं पाता। यह महान प्रतिभा का भयावह रूप है। स्टार लेवल 7 पर एक साधारण एलीट ग्रेड बाउंड जानवर अपने सर्वश्रेष्ठ स्टेट में लगभग 50 अंक तक पहुंच सकता है। लिलिथ उससे 3 गुना बड़ी है। मेरी नजरें अंतिम अनुभाग पर जाती हैं। अनुशंसित विकास सामग्री, इटर्नल नाइट पर्ल, हेलस्प्रिंग वाटर, नाइटमेयर क्रिस्टल। इनमें से हर एक असाधारण रूप से दुर्लभ है। अगर मैं इन सभी को हासिल कर पाता तो मैं लिलिथ की ग्रेड को तेजी से लेजेंडरी टियर 2 तक बढ़ा सकता था। और अगर मैं उसे वहां से एक कदम आगे बढ़ाता रहा, सीधे मिथिक ग्रेड तक, तो वह कितना भयावह दृश्य होता। मैं अपने सीने में उठती उत्तेजना को दबाता हूँ और तुरंत अपना ओमनी टर्मिनल खोलता हूँ। मैं नेटवर्क से जुड़ता हूँ और लिन्युआन सिटी के हर प्रमुख व्यापार संघ के सामग्री कैटलॉग को ब्राउज करना शुरू करता हूँ। मैं पैनल पर सूचीबद्ध हर एक सामग्री को खोजता हूँ। एक भी नहीं मिली। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। लगता है ये सामग्री वाकई बहुत दुर्लभ है। कम से कम लिन्युआन जैसी मध्यम आकार की सिटी में इन्हें ढूंढना तो नामुमकिन ही है। निराशा की एक लहर मुझे घेर लेती है, लेकिन मैं जल्दी ही खुद को संभाल लेता हूँ। इन सब के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी है। इस समय सबसे जरूरी है बीस्ट मास्टर प्रवेश परीक्षा पास करना और किसी शीर्ष स्तरीय बीस्ट मास्टर अकादमी में दाखिला लेना। सिर्फ एक ऊंचे मंच तक पहुंचकर ही मैं एक व्यापक दुनिया तक पहुंच सकता हूँ और तभी मुझे ऐसी सामग्री प्राप्त करने का कोई मौका मिलेगा। उल्टी गिनती में 10 मिनट से कम बचे हैं। लिलिथ, चलो अब, मैंने पुकारा। ब्लड ऑफ 7 सिंस रोकते ही उसकी बैंगनी ऊर्जा सिमट गई और उसे तुरंत भारी कमजोरी महसूस हुई। वह मेरी ओर झुकती है और मैं उसे थाम लेता हूं।
मैं लिलिथ के साथ घाटी से बाहर निकलता हूँ। दुनिया घूमती महसूस होती है और फिर मेरे पैर ठोस जमीन पर टिक जाते हैं। तेज धूप और शहर का शोर तुरंत ही उस क्षेत्र की ठंडी नीरवता की जगह ले लेते हैं। हम वापस आ गए हैं। सेंट्रल प्लाजा, लिन्युआन सिटी। प्लाजा पहले से ही नवजागृत बीस्ट मास्टर्स से भरा हुआ है, जो समूहों में इकट्ठा होकर अंदर मिली चीजों की तुलना कर रहे हैं। जैसे ही लिलिथ और मैं प्रकट होते हैं, प्लाजा में मौजूद हर एक जोड़ी आंखें अनायास ही हमारी ओर घूम जाती हैं। लिलिथ की खूबसूरती अवर्णनीय है। वह मेरे हाथ पर टिकी है। उसके चेहरे पर युद्ध की थकान वाली सहजता है, जैसे कोई भीषण जंग जीत कर आया हो। तभी एक वर्दीधारी गार्ड पास आकर सावधान होकर सलाम करता है। माफ कीजिए, क्या आप लक्स हैं? मैंने सिर हिलाया। अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। लक्स, बधाई हो। इस साल के शुरुआती क्षेत्र में आपने एस रैंक की संभावित रेटिंग हासिल की है। लिन्युआन सिटी के मेयर ब्लेज आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। एस रैंक, मेयर, ये दोनों बातें मिलकर आसपास के सभी लोगों को जो चुपचाप सुन रहे थे विजिबली चौंका देती हैं। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा है। मैं चौंकता हूं, पर जल्द ही संभल जाता हूं। शायद क्षेत्र में मचाई हलचल उम्मीद से अधिक थी। मना करने की वजह नहीं है, इसलिए शांति से सिर हिला दिया। कृपया रास्ता दिखाइए। लिलिथ के साथ मैं अधिकारी के पीछे चौक वाले टावर की ओर बढ़ा। ये इमारत सिटी गार्ड ब्यूरो की है। इसकी धूसर दीवारें शांत और औपचारिक हैं। अधिकारी मुझे दूसरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ। कमरे में सादा फर्नीचर है। एक लंबा आयताकार कॉन्फ्रेंस टेबल, कुछ कुर्सियां और कुछ नहीं। फिर भी मेज के सिर पर बैठे दो लोग पूरे कमरे को एक भारी प्रभावशाली उपस्थिति दे रहे हैं। उनमें से एक को मैं शहर की खबरों से पहचानता हूँ, लिन्युआन सिटी के सर्वोच्च अधिकारी मेयर ब्लेज। दूसरे व्यक्ति एक मध्य आयु के पुरुष हैं, जो गहरे नीले रंग की सिटी गार्ड ब्यूरो की वर्दी पहने हुए हैं। उनके कंधों पर सितारे चमक रहे हैं और उनकी आंखें तलवार की तरह तेज हैं। सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉर्न। जैसे ही लिलिथ और मैं अंदर कदम रखते हैं, मेयर और कमिश्नर की निगाहें तुरंत हमारी ओर घूम जाती हैं। लिलिथ को देखकर वे दोनों अपनी हैरानी छुपा नहीं पाते, पर जल्दी ही खुद को संभालकर मुझे गहरी जिज्ञासा से देखने लगते हैं। बैठ जाइए, मेयर ब्लेज शांत और सहज आवाज में कहते हैं, जिसमें सत्ता का स्वाभाविक अधिकार झलकता है। मैं औपचारिकता में नहीं पड़ता। मैं एक कुर्सी खींचता हूँ और बैठ जाता हूँ। लिलिथ चुपचाप मेरे पीछे खड़ी रहती है। उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल है। मैं लिन्युआन सिटी का मेयर ब्लेज हूँ। ये लिन्युआन सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉर्न है। कमिश्नर थॉर्न मुझे अभिवादन में हल्की सी सिर हिलाते हैं। लक्स, एक सच्चा युवा हीरो। मेयर ब्लेज की नजरें मेरे और लिलिथ के बीच घूमती हैं। लिन्युआन सिटी ने सालों में तुम्हारे जैसा हुनर नहीं देखा। उनकी आवाज में प्रशंसा झलकती है। मेयर मुझे बढ़ा रहे हैं, बस किस्मत मिल गई। मैं हल्का हंसते हुए नाक खुजलाता हूं। मेयर ब्लेज की मुस्कान और गहरी हो जाती है। न घमंडी, न लापरवाह, स्थिर और संयमित। इस युवा के प्रति उनकी छवि और भी ऊंची हो जाती है। मुझे याद है कि 3 साल पहले लिन्युआन सिटी में भी एक एस रैंक प्रतिभा हुई थी, जिसका नाम रेन था। उसका तुमसे क्या रिश्ता है? मेयर ब्लेज अपना चाय का कप नीचे रखते हैं और जोरदार हंसी हंसते हैं। एक ही परिवार की 2 प्रतिभाएं, तुम दोनों लिन्युआन शहर की शान हो। कमिश्नर थॉर्न मुस्कुराते हुए बोले, मुझे याद है, रेन का पहला बीस्ट एपिक ग्रेड की 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी। उस साल की परीक्षा में उसने सबको पीछे छोड़ दिया था, और अब 3 साल बाद तुम यहाँ हो। आपसी प्रशंसा के दौर के बाद मेयर ब्लेज बातचीत को फिर से मुख्य विषय पर ले आते हैं। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। लक्स, तुम्हें यहाँ बुलाने का एक ही कारण है। तुम्हारा स्कोर लिन्युआन सिटी का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नियमों के तहत तुम्हें इनाम मिलेगा। इनाम सुनते ही मैं खिल उठा। मेयर ब्लेज ये सब देख लेते हैं तो लड़का आखिरकार पूरी तरह उदासीन नहीं है। इनाम है 1 करोड़ अलायंस क्रेडिट्स, जो सीधे तुम्हारे खाते में आएंगे। मेयर ब्लेज घोषणा करते हैं। 1 करोड़, जो किसी भी परिवार की किस्मत बदलने के लिए काफी है। फिर भी मैं कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर मैं बोलता हूँ, मेयर ब्लेज, क्या इस इनाम को बराबर मूल्य के सामान में बदला जा सकता है? मेयर ब्लेज एक भौं उठाते हैं। उनकी आंखों में सराहना की एक झलक दिखाई देती है। तुम्हें किस सामग्री की जरूरत है? मेरा दिल उछल पड़ता है। मैं तुरंत ही लिलिथ के पैनल पर लिखी तीनों सामग्रियों के नाम ले लेता हूँ। यह सुनकर मेयर ब्लेज के चेहरे पर हैरानी और किसी और जटिल भावना का अजीब सा मिश्रण उभर आता है। सम्मेलन कक्ष में एक सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे के साथ मेरा अपना सीना भी कसने लगता है। लक्स, क्या तुम्हें पता है कि ये तीनों सामग्रियां असल में क्या मायने रखती हैं? मेयर ब्लेज की आवाज धीमी हो जाती है। इनमें से हर एक सामग्री एक रणनीतिक श्रेणी का संसाधन है, जिसका इस्तेमाल सबसे उत्कृष्ट बाउंड बीस्ट्स को विकसित करने के लिए किया जाता है। सिर्फ लिन्युआन सिटी में ही नहीं, बल्कि पूरे यानहुआंग फेडरेशन में भी इन्हें बेहद दुर्लभ माना जाता है। अनमोल। ये आम बाजार में लगभग कभी दिखाई नहीं देती। सुनते सुनते ही मेरा दिल बैठने लगता है। मेयर ब्लेज मेरे चेहरे पर खुलकर फैलती निराशा को देखते हैं। अचानक उनका लहजा बदल गया। जिक्र किया गया हेल स्प्रिंग वाटर हमारे शहर के पास थोड़ा उपलब्ध है। सालों पहले लिन्युआन सिटी के पूर्वी इलाके में एक छोटा स्पेशल रिफ्ट खुला। शहर की खोजी टीम वहां से हेल स्प्रिंग वाटर लेकर लौटी। नर्क का यह पानी दानव और अविनाशी बीस्ट्स को विकसित करने की सबसे बेहतरीन सामग्री है, इसीलिए यह बहुत महंगी है। बाजार के अनुमान के अनुसार हर यूनिट की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा अलायंस क्रेडिट्स है। मेयर ब्लेज रुकते हैं और सीधे मेरी ओर देखते हैं। तुम्हारा इनाम इसकी कीमत नहीं चुका सकता।
मेरा दिल पल पल ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मेयर ब्लेज के अगले शब्द अचानक उम्मीद की एक झलक दिखाते हैं। फिर भी एक तरीके से तुम इसे मुफ्त में पा सकते हो। मेरा दिल जोर से मेरी पसलियों से टकराता है। शब्द मेरे मुंह से निकल पड़ते हैं इससे पहले कि मैं उन्हें रोक सकूं। कैसा मौका! आखिरकार मेयर ब्लेज के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। ऐसा चेहरा जैसे किसी की योजना बिल्कुल सही तरीके से पूरी हो गई हो। पिछले साल लिन्युआन सिटी के दक्षिण पश्चिम में ब्लैकस्टोन रेंज में एक नया डंगन प्रकट हुआ था। मैं तुरंत डंगन के बारे में सोचने लगता हूँ। रियल्म्स संसाधनों से भरपूर क्षेत्र हैं जिन्हें पुनः खोज सकते हैं। डंगन रियल्म से पहले आता है। इसमें एक शक्तिशाली बॉस है और विजेता टीम को ही बड़ा इनाम मिलता है। बॉस के गिरते ही डंगन खोजकर्ताओं के लिए रियल्म बन जाता है। क्या इसमें कुछ खास है? मैंने पूछा। मेयर ब्लेज धीरे से सिर हिलाते हैं। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। इस डंगन में एक रैंक प्रतिबंध है। केवल मर्त्य रैंक डोमेन मास्टर्स और उनके बंधित बीस्ट्स ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अगर मर्त्य रैंक से ऊपर की कोई भी चीज जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है तो वह तुरंत पूरे डंगन स्थान को ढहा देगी। और पिछले साल जो टीम अंदर गई थी उसकी जानकारी के अनुसार अंतिम बॉस एक मर्त्य रैंक स्टार लेवल 9 का सायोनिक प्रकार का जीव है। मैं तुरंत समस्या को समझ जाता हूँ। सायोनिक प्रकार के बाउंड बीस्ट्स वैसे ही बेहद दुर्लभ होते हैं और लिन्युआन सिटी तो केवल एक मध्यम आकार का शहर है। मर्त्य रैंक के ऐसे डोमेन मास्टर को ढूंढना जो स्टार लेवल 9 के सायोनिक जीव का मुकाबला कर सके वास्तव में बहुत मुश्किल है। तो यह डंगन तब से वैसे ही बिना छुए पड़ा है। कमिश्नर थॉर्न जोड़ते हैं। ये तो ऐसे है जैसे खाना सामने रखा हो और हम एक निवाला भी ना ले सकें। ये कितनी निराशाजनक बात है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेयर ब्लेज ये सुनकर हंस पड़ते हैं। फिर वे मुझे गहरी नजरों से देखते हैं। लक्स, इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। एक बार यह डंगन साफ हो जाए तो लिन्युआन सिटी को एक बिल्कुल नया क्षेत्र मिलेगा जो पूरे शहर के लिए जबरदस्त लाभ होगा। और जो इस सफाई का नेतृत्व करेगा शहर उसे इनाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जो हेल्थ स्प्रिंग वाटर की यूनिट तुम्हें मुआवजे के तौर पर दी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका विरोध करेगा। इसी बीच सेंट्रल प्लाजा के गेट पर एक लंबा व्यक्ति भीड़ से निकलता है जिसके आसपास प्रशंसक हैं। वह जेन है। वह कैजुअल कपड़ों में है और उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान है। उसके साथ रेडिएंट एंजल ऑनरोरा चल रही है, एक ऐसी देवी जिसने सबकी नजरें खींच ली हैं। क्या वह एपिक ग्रेड रेडिएंट एंजल है? वाकई खूबसूरत है। सॉन्ग परिवार की कृपा चाहने वाले तुरंत उन्हें घेर लेते हैं। उनके चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान होती है। युवा मास्टर जेन इस बार निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल करेंगे। जब उनके साथ रेडिएंट एंजल है तो आखिर कौन मुकाबला कर सकता है? चारों ओर से तारीफों की बौछार सुनते हुए जेन की मुस्कान हर पल और भी घमंडी होती जा रही है। वह आगे बढ़कर बड़ी सहजता से ऑनरोरा के रेशमी सुनहरे बालों में हाथ फेरता है। जीतने पर मैं तुम्हारे लिए होली लाइट एसेंस लाऊंगा ताकि तुम लेवल 6 पर पहुंच सको। ऑनरोरा नजरें झुकाकर मुस्कुराई। धन्यवाद मास्टर। जेन का सीना गर्व से फूल जाता है। वह उस सौदे को याद करता है जो उसने क्षेत्र के अंदर किया था। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसने 3 अत्यंत दुर्लभ ब्लड ब्लॉसम फूलों के बदले पूरे 3000 बोनस अंक हासिल किए थे। उसमें उसने खुद शिकार करके जो लगभग 6000 अंक कमाए थे। जोड़ दें तो उसका कुल स्कोर पहले ही 9300 से अधिक हो चुका है, जो अब तक के हर एस रैंक टैलेंट के रिकॉर्ड को पछाड़ देता है। पहला स्थान उसी का है और किसी और का नहीं। जब वह अभी भी उसी कल्पना में खोया हुआ है तो चौक में एक धीमी गूंज उठती है। इसके केंद्र में लगी विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन आखिरकार चमक उठती है। भीड़ में हर किसी की सांस थम जाती है। अनगिनत निगाहें स्क्रॉल होती लीडर बोर्ड पर टिक जाती हैं। हर कोई अपने नाम को खोज रहा है। जैन की नजर सीधा सबसे ऊपर जाती है। आखिरकार स्क्रीन झिलमिलाती है और शीर्ष 3 प्रविष्टियां डिस्प्ले पर स्थिर हो जाती हैं। तीसरा स्थान 3150 अंक, संभावित रेटिंग B+। दूसरा स्थान जैन 9325 अंक, संभावित रेटिंग। जैन की मुस्कान जम जाती है। वह दूसरे स्थान पर कैसे है? वह तो अपनी आंखें भी मसल लेता है ये मानकर कि शायद उसने कुछ गलत पढ़ लिया है। लेकिन टेक्स्ट पूरी तरह साफ है और ऑरा का हाव भाव भी बदल जाता है। उसकी नजरें तेजी से लीडर बोर्ड पर दौड़ती हैं, उस नाम को खोजती हैं जिसे उसने कभी वहां देखने की कल्पना भी नहीं की थी। असंभव। एक बेकार महत्वहीन इंसान जिसने एक दोषपूर्ण सख्यबस से बंधन बनाया था। ऐसा कोई जैन और उसके एपिक ग्रेड रेडिएंट एंजल से ज्यादा अंक कैसे ला सकता है? तभी स्क्रीन पर आंकड़े चमकते हैं। पहला स्थान लक्स 41,350 अंक, संभावित रेटिंग S रैंक। पूरा चौक गूंज उठता है। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? लक्स कौन है? क्या कोई इंसान इतना स्कोर भी ला सकता है? इसी बीच जैन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके 9000 अंक, उसका गर्व, अब उस स्कोर के सामने मजाक थे। ये कैसे हुआ कि उसका तुच्छ प्रतिद्वंद्वी जिसने उस बेकार मानी जाने वाली सक्केबस के साथ S रैंक पा लिया? अपमान और जलन उसकी समझ को जला देती है। धोखाधड़ी। जेन चीखते हुए कांपती उंगली से स्क्रीन के नाम की ओर इशारा करता है। ये धोखा है, नामुमकिन है। गार्ड अधिकारी आगे बढ़ा। जुबान संभालिए। इस क्षेत्र से जुड़ा हर डेटा निगरानी केंद्र और शहर की आधिकारिक अनुबंध प्रणाली द्वारा सत्यापित किया गया है। यहां किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। रैंकिंग पूरी तरह वैध और अंतिम है। पुष्टि होते ही जेन की उम्मीदें और गर्व चकनाचूर हो गए। भीड़ की निगाहें बदल गईं। जहां हंसी और दया साफ दिख रही थी, जेन वहां एक पल नहीं रुक सका। चलो चलते हैं,
कहकर उसने ऑरोरा का हाथ पकड़ा और भीड़ चीरकर बाहर निकल गया। प्रैक्टिकल परीक्षा में मैं तुम्हें रौंद दूंगा, जेन ने मन में ठान लिया। ऑरोरा लड़खड़ाती हुई उसके साथ खींची चली गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक ऐसा विचार आया जिसने उसकी रूह कंपा दी और वह उसे रोक नहीं सकी। क्या वह फैसला जो उसने तब लिया था सच में सही था? रात हो जाती है, तभी जाकर लिलिथ और मैं आखिरकार टावर से बाहर निकलते हैं। दूसरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में मेयर ब्लेज और कमिश्नर थॉर्न साथ साथ खड़े हैं और हमें दोनों को एक साथ जाते हुए देख रहे हैं। कमिश्नर थॉर्न नजरें हटाकर चुप्पी तोड़ देते हैं। मेयर, क्या आपको सच में लगता है कि वह यह कर सकता है? मेयर ब्लेज कुछ देर रुककर शांति से बोले, क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? थॉर्न निरुत्तर रह गए। मेयर ब्लेज मुस्कुराते हुए मुद्दे, क्या तुम भूल गए कि उसकी बाउंड बीस्ट किस ग्रेड की है? लीजेंडरी। पूरे यानहुआंग फेडरेशन में इतनी कम उम्र में किसी के पास लीजेंडरी ग्रेड की बीस्ट का बंधन होना, इंपीरियल कैपिटल के शीर्ष परिवारों के चुने हुए लोगों को छोड़कर ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? और आपने खुद अपनी आंखों से उसकी परफॉर्मेंस उस क्षेत्र में देखी थी, उस पर विश्वास करो। वह लिनयुआन सिटी का सबसे होनहार व्यक्ति है। घर पहुंचते ही 7 बज गए। सोफे पर बैठते ही कलाई पर बंधा टर्मिनल बजा और वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर मेरी बहन रेन थी। शरारती, आखिर कॉल उठा ही लिया। मुझे सही सलामत देख उसने चैन की सांस ली। परीक्षा कैसी रही? मैंने मुस्कुराकर कहा, सब बढ़िया रहा। लिलिथ साथ थी तो चोट कैसे लगती? रेन हंसी और उत्साहित होकर बोली, चलो सब बताओ, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हारा स्कोर क्या रहा? कम से कम ए रैंक तो लाना ही चाहिए था। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस मुझे शर्मिंदा मत करना। मैं उसे सहज बनते देखता हूँ और बात नहीं खींचता। एस रैंक, मैं सीधा कहता हूँ। रेन का चेहरा जम गया। क्या कहा? मेरी रेटिंग एस रैंक है। सन्नाटा छा गया। फिर रेन अविश्वास में चीखी, यही है मेरा भाई। उसने गर्व से ठुड्डी उठाई। उत्साह कम होते ही वो बोली, सही है। लिलिथ की ग्रेड क्या है फिर से? पिछली बार तुमने मुझे बताया ही नहीं था। लेकिन अगर उसने तुम्हें एस रैंक दिलाया है तो उसकी ग्रेड कम से कम एपिक होनी चाहिए, है ना? वो लीजेंडरी है। लीजेंडरी? रेन दोहराती है। फिर मतलब समझ आते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये झटका पिछले से कहीं ज्यादा बड़ा है। वह मुझे घूरती रही। आखिरकार लंबी सांस लेकर वह बोली, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। मैं मुस्कुराकर मेयर ब्लेज की सारी बातें बताता हूँ। मेरी बात सुनते ही रेन की मुस्कान गायब हो गई और वह चिंतित हो उठी। ये बहुत खतरनाक है। वो स्टार लेवल 9 की सायोनिक क्रीचर है जो बेहद खतरनाक होती है। अभी बीस्ट मास्टर बने हो? तुम ऐसा जोखिम कैसे सोच सकते हो? पर मुझे हेल्थ स्प्रिंग चाहिए। पानी। मैं उसे टोकता हूँ। आवाज में दृढ़ता है। रेन चुप हो जाती है। वह ऐसी सामग्री का मूल्य और बाउंड बीस्ट की वृद्धि के लिए इसके महत्व को अच्छी तरह समझती है। वह लंबी चुप्पी में डूब जाती है। तर्क के अनुसार उसे अपने भाई को इस जोखिम से रोकना चाहिए। उसे पता है कि डोमेन मास्टर के लिए मौका ही सब कुछ है। मेयर का यह मौका चूके तो पता नहीं अगले खजाने के लिए कितना इंतजार करना होगा। अंत में वह गहरी सांस छोड़ती है। ठीक है, मैं समझ गई। उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। बाकी सामग्री, इटर्नल नाइट पर्ल और नाइटमेयर क्रिस्टल मैं राजधानी में ढूंढ लूंगी। पर वादा करो, कल डंगोनन में अपनी सुरक्षा का ख्याल रखोगे। दिखावा या हीरोगिरी नहीं, समझ गए? मैं सिर हिलाता हूं। बातें दोहराकर हम कॉल काट देते हैं। तभी पीछे से बाथरूम का दरवाजा खुलता है। भाप के साथ एक गर्म नम खुशबू हवा में फैलती है। एक नरम गर्म आकृति धीरे से मेरी पीठ से सट जाती है और सफेद जेड जैसी गोरी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट जाती हैं। लिलिथ अभी अभी स्नान घर से बाहर आई है। वह केवल एक सफेद तौलिए में ढीली लिपटी हुई है। वह ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकाती है। मास्टर, वह धीमी आवाज में कहती है, लिलिथ की मदद के लिए शुक्रिया, चाहे मैदान में जान की बाजी लगाना हो या मीटिंग में मेरा साथ देना। उसने सब देखा है। वह जानती है कि आप जो करते हैं वह उसे शक्तिशाली बनाने वाली दुर्लभ सामग्री खोजने के लिए है। इस बोझ से उसका सीना एक अकथनीय भाव और गहरी कृतज्ञता से भर जाता है। लिलिथ अपना चेहरा करीब लाती है। सच तो यह है मास्टर, आपसे मिलना और उस मुहर से मुक्ति, लिलिथ पहले ही बहुत आभारी है। जब तक मैं आपके साथ रहकर आपकी रक्षा कर सकूं वही मेरे लिए काफी है। उसकी बातें मुझे झकझोर देती हैं। मैं उनमें सच्चाई और कुछ दर्दनाक महसूस कर सकता हूं, जैसे वह अपने हक से बहुत कम मांग रही हो। मैं उसके हाथों पर अपना हाथ रखता हूं। मेरी आवाज धीमी निकलती है। मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं यह अपने लिए भी कर रहा हूं, ताकि हम दोनों इस दुनिया में न सिर्फ जिंदा रह सकें बल्कि फल फूल भी सकें। तो इसे लेकर ज्यादा मत सोचो। अगली सुबह लिलिथ और मैं जाने के लिए तैयार हैं। एक होवर कार अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे चुपचाप इंतजार कर रही है। हम दोनों पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। होवर कार बिना कोई आवाज के शुरू होती है और ट्रैफिक में आसानी से फिसलती हुई शहर के किनारे ब्लैकस्टोन रेंज की ओर बढ़ती है। बाहर का नजारा धुंधला है और जल्द ही सिर्फ काले पहाड़ रह जाते हैं। डंगोनन का प्रवेश द्वार सुरक्षित सिटी गार्ड घाटी के अंदर है। प्रवेश द्वार की जगह अशांत पानी की तरह मुड़ती है। कमिश्नर थॉर्न हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब वह मुझे कार से बाहर आते देखते हैं तो उनके चेहरे का तनाव कम हो जाता है। कमिश्नर थॉर्न औपचारिकताएं नहीं निभाते। वह सीधे आगे बढ़ते हैं, गंभीरता से द्वार की ओर इशारा करते हैं और डंगोनन की ताजा जानकारी देने लगते हैं।
कई बार दूर से स्कैनिंग और विश्लेषण के आधार पर हम पुष्टि कर सकते हैं कि अंदर का हिस्सा कोई साधारण गुफा नहीं है। हमने इसका नाम टाइड क्रॉल मेज रखा है। अंदर मौजूद अधिकांश जीव अंतिम बॉस के प्रत्यक्ष मानसिक नियंत्रण में हैं। यही मुख्य चुनौती है। अंदर आपको दुश्मनों की लहरों और बॉस के मानसिक हमलों से लड़ना होगा। वह कोट से एक छोटी डिब्बी निकालकर उसे खोलते हैं और एक पीला जेड लॉकेट मेरे हाथ में रख देते हैं। यह क्लैरिटी जेड है। यह मानसिक हमलों के प्रति आपकी शक्ति बढ़ाता है। जरूरत पड़ने पर इसे तोड़िएच देना, यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना देगा। याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। मैं जेड की ठंडक महसूस कर उसे गले में पहनता हूं और सिर हिलाकर सहमति देता हूं। फिर थॉर्न की नजरों के बीच लिलिथ और मैं हाथ थामे द्वार में जाते हैं। भारहीनता मुझे घेर लेती है और दुनिया नीचे से घूम जाती है। जमीन पर पैर रखते ही हम किसी और जगह पर होते हैं। चारों ओर पत्थरों की विशाल भूल भुलैया है, जिसकी ऊंची दीवारें आसमान को ढक लेती हैं और दरारों से डरावनी चमक आ रही है। सामने अनगिनत उलझे हुए रास्ते हैं जिन्हें देख पाना असंभव है। हवा में गूंजती मानसिक ऊर्जा यहां आने वालों की नसों पर दबाव डालती है, उन्हें पागलपन की ओर धकेलती हुई। दीवारों और सायों से कई काली आकृतियां निकलती हैं। ये निम्न स्तरीय प्राणी हैं, जिनका दिमाग यहां की ऊर्जा से विकृत है। उनके शरीर विकृत और आंखें लाल जल रही हैं। लिलिथ तो हिलती भी नहीं है। वह बस अपनी नजरें उठाती है, उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी चमकने लगती है। हमला करते हुए प्राणी हवा में ही जम जाते हैं और तीखी चीखें निकालते हैं। उनके शरीर जोर जोर से मरोड़ने लगते हैं। फिर मेरे सामने वे खुद पर हमला कर गिर पड़ते हैं। लिलिथ अपनी मानसिक शक्ति से ऐसे निम्न स्तरीय प्राणियों को वश में कर सकती है। मुझे हैरानी नहीं होती। भूल भुलैया में बिना वजह भटकने के बजाय मैं अपना टर्मिनल निकालता हूं। कमिश्नर थॉर्न ने सिटी गार्ड का नक्शा अपलोड कर दिया था। मेरे सामने एक नीला होलोग्राफ दिखता है, जिसमें भूल भुलैया का 3D ढांचा साफ है। सिस्टम द्वारा बनाया गया सुनहरा मार्ग गलियारों को काटते हुए सीधे बॉस की मांद की ओर इशारा करता है। नक्शे के साथ हम सुनहरे रास्ते पर भूल भुलैया में आगे बढ़े। वहां हमने कई और सायोनिक जीवों का सामना किया, जिन्हें लिलिथ ने कुशलता से निपटा दिया। कई घंटे बाद रास्ता खुल जाता है। हमारे सामने एक विशाल भूमिगत गुफा फैली हुई है। हम आखिरकार कालकोठरी के अंतिम बॉस को देख लेते हैं। गुफा के केंद्र में एक राक्षसी आकृति दुबकी हुई है। हरे रंग का एक विशाल मांसल गोला, जैसे कोई विशाल स्लाइम, जिसकी सतह चिकनी और चमकदार है। इसके केंद्र में एक विशाल आंख स्थित है। असंख्य मोटी अर्धपारदर्शी तंत्रिका जैसी लताएं उस द्रव्यमान के आधार से निकलकर गुफा की दीवारों में गहराई तक धंस गई हैं। मैं तुरंत अपना चीट पैनल खोलता हूं। माइंड फील्ड, ग्रेड हीरोइक, टियर 5, लेवल लोअर स्टार लेवल 9, स्ट्रेंथ 51, एजिलिटी 78, कॉन्स्टिट्यूशन 63, स्पिरिट 170। जैसे ही लिलिथ और मैं प्रकट होते हैं, माइंड फील्ड हम पर नजरें गड़ा देता है, लेकिन वह तुरंत हमला नहीं करता। इसके बजाय एक मौन मानसिक चीख उससे बाहर की ओर फैलती है, जो एक ही पल में पूरे भूल भुलैया में भर जाती है। अगले ही क्षण गुफा में खुलने वाली हर सुरंग से काले जीवों की एक लहर उमड़ पड़ती है। उनकी आंखें सबकी जलती हुई लाल हैं। उनकी अपनी इच्छा का हर अंश मिटा दिया गया है। उनका स्तर स्टार लेवल 2 से 5 तक है और उनकी संख्या दर्जनों में है। वे अपनी जान की कोई परवाह किए बिना दौड़ पड़ते हैं। माइंड फेंड के सामने मांस और हड्डियों की दीवार बना देते हैं। माइंड फेंड की योजना साफ है। सबसे पुरानी क्रूर रणनीति, दुश्मन को लाशों के ढेर से कुचल दो। मैं इन अंतहीन जीवों की लहर को घूरता हूं। मैं माइंड फेंड की क्रूर चाल को साफ देख सकता हूं। मैं लिलिथ की ओर सिर झुकाकर धीरे से कहता हूं, यह हमसे डरता है। यह हमें थकाने के लिए इन सबको तोप का चारा बना रहा है। ऐसे में क्यों ना इसे असली हैरानी दें। लिलिथ आगे बढ़ती है। उसकी काली स्कर्ट बिना हवा की गुफा में भी लहराती है। वह दूधिया सफेद हाथ सीने पर रखती है। होंठ खुलते ही प्राचीन रहस्यमयी मंत्र उसके गले से फूटते हैं। उसकी आवाज धीमी है, पर आत्मा तक गूंजती हुई गुफा के हर कोने में सुनाई देती है, यहां तक कि सैकड़ों जीवों के शोर को भी दबा देती है। कौशल सक्रिय हुआ। मृत क्षेत्र की धुंध। जादूगर के पास यह नीली बैंगनी धुंध बुलाकर आसपास का क्षेत्र ढक लेता है। इसे सांस लेने वाला भ्रमित होकर मित्र शत्रु का भेद भूल जाता है। बिना सांस लिए भी त्वचा के लंबे संपर्क से इसका असर होने लगता है। जैसे ही अंतिम अक्षर गिरता है, गहरे बैंगनी रंग की एक इतनी घनी धुंध लिलिथ के शरीर से हर दिशा में फैल जाती है कि वह लगभग ठोस सी प्रतीत होती है। बैंगनी धुंध लहराती है, जैसे जीवित हो। उसके भीतर अनगिनत मोहक छायाएं मरोड़ती और नाचती हैं। अनगिनत सुंदर चेहरे तुम्हारी ओर मुस्कुराते हैं। हवा में एक भटकती हुई धुन गूंज उठती है, जो आत्मा में समा जाती है, कानों में गहराई तक उतरती है और किसी भी जीवित प्राणी के भीतर छुपी हुई सबसे आदिम हिंसा और विनाश की भूख को सहजता से जगा देती है। आक्रमणकारी भीड़ सीधे बैंगनी धुंध में टकरा जाती है।
सबसे आगे एक स्टार लेवल 5 का पत्थर जैसा दैत्य है, जिसकी लाल आंखें माइंड फेंड के नियंत्रण में जल रही हैं। जैसे ही वह धुंध में प्रवेश करता है, उसकी अभिव्यक्ति गुलाम जैसी उन्माद से बदलकर पूरी तरह से विक्षिप्त वहशियत में बदल जाती है। पत्थर जैसा दैत्य एक कान फाड़ू गर्जना छोड़ता है, लेकिन अब यह गर्जना मुझ पर और लिलिथ पर नहीं है। वह घूमता है, उसकी मुट्ठियां ठोस पत्थर में ढकी हुई हैं और वह उन्हें अपने बगल में खड़े स्टार लेवल 4 के शैडो वुल्फ पर जोर से पटक देता है। शैडो वुल्फ के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं है। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। यही संकेत है, कत्लेआम शुरू हो जाता है। जैसे ही भीड़ धुंध में घुसते ही नियंत्रण खो देती है। 10 सेकंड में गुफा खून और अंगों से भरा डरावना मंजर बन जाती है। इसके केंद्र में माइंड फेंड की विशाल पुतली सिकुड़ गई। उसके भीतर अविश्वास, नासमझी और हड्डियों तक उतर जाने वाला भय उमड़ पड़ता है। जिस मानसिक प्रभुत्व पर वह हमेशा गर्व करता था, वह ज्यों ही उस बैंगनी धुंध के संपर्क में आता है, पल भर में धूल की तरह उड़ जाता है। यह उन प्राणियों के साथ अपने हर मानसिक संबंध को टूटते हुए किसी अधिक शक्तिशाली, अधिक उन्नत, पूरी तरह से चुनौती से परे चीज द्वारा प्रतिस्थापित होते हुए महसूस कर सकता है। और यह केवल टूटा हुआ नहीं है, वह छोटी, नाजुक, सुंदर आकृति एक मानसिक नियंत्रक है जो स्वयं से अनगिनत गुना अधिक भयावह है। दौड़ना, वह एक विचार उसके दिमाग के हर कोने पर हावी हो जाता है। एक गहरी, धीमी सी धमक उस दुष्ट आत्मा का फूला हुआ चिकना शरीर पत्थर के फर्श से खुद को अलग कर लेता है। उसकी अर्धपारदर्शी तंत्रिका लताएं एक एक करके गुफा की दीवारों से उखड़ जाती है। उनके साथ चट्टानों के टुकड़े और धूल भी खींचती चली जाती है। उनमें से सबसे मोटी दर्जनों लताएं फर्श पर एक विशाल ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह पटकती और मरोड़ती हैं। मांस का वह 10 मीटर लंबा ढेर अपनी आकार के बिल्कुल विपरीत गति से बेतहाशा गुफा के पीछे के अंधेरे सुरंग की ओर भागता है। फिर से सोचो, लिलिथ जो बैंगनी धुंध के केंद्र में खड़ी है, उस विशाल जीव को घबराकर भागते हुए देखती है। उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी, तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभर आती है। जहां वह खड़ी थी, वहां बस एक हल्की सी परछाई रह जाती है। उसका पूरा शरीर काले बिजली के झटके की तरह बदल जाता है और वह पल भर में दूरी पाट देती है। लिलिथ की मृत्यु की काली छाया को अपने करीब आते देख वह दुष्ट आत्मा अचानक दिशा बदल लेती है। वह अपने पीछे खड़ी लिलिथ को अनदेखा कर देता है और अपनी सारी मानसिक शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर उसे एक तेज चमकदार किरण में संकेंद्रित कर देता है। आत्मा मृत्यु किरण। अगले ही पल वह मुझ पर इतनी तेजी से दागता है कि सोचने का भी समय नहीं मिलता। ये हमला क्रूर और सटीक है। किरण लगने से पहले लिलिथ अचानक प्रकट होकर बिना झिझक मेरे सामने आ जाती है और वार अपनी पीठ पर झेलती है। उसके मुंह से कराह निकलती है और खून की लकीर बहती है, पर वह मजबूती से ढाल बनकर खड़ी रहती है। वह अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखती है, बिना किसी चोट के। उसकी एम्बर आंखों में इतनी राहत है जो डर जैसी लगने लगती है। लिलिथ को मेरी वजह से चोटिल देख मेरी आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। मैं बेल्ट से मरहम निकालकर लिलिथ को थमा देता हूं। जब लिलिथ ये सुनिश्चित कर लेती है कि उसकी मालकिन पूरी तरह सुरक्षित है, वह धीरे धीरे वापस मुड़ती है। वे एम्बर रंग की आंखें, जिन्होंने कभी देखने वालों को मोहित कर लिया था, अब उनमें केवल मारने की इच्छा झलकती है। शून्य जितनी ठंडी और असीम क्रोध से भरी हुई। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, 7 सिंस के रक्त। इन शब्दों के साथ एक अकथनीय भयावह आभा उसके शरीर से फूटकर गुफा में भर जाती है। लिलिथ की उपस्थिति बढ़ती जाती है और उससे निकलता दबाव अभूतपूर्व और अत्यंत भारी है। माइंड फेंड बेकाबू डर से कांप उठता है। लिलिथ की रक्तरेखा में उसे एक ऐसी पूर्ण और अजेय प्रभुता महसूस होती है जिसका वह विरोध करने की सोच भी नहीं सकता। लिलिथ वहां से अचानक गायब हो जाती है जहां वह खड़ी थी। अगले ही पल जर भरी नफरत से लिपटी एक ठंडी फुसफुसाहट माइंड फेंड के सिर के पीछे महसूस होती है। अब जानो कि असली निराशा क्या होती है। उससे एक अवर्णनीय, कुचल देने वाला दबाव फूट पड़ता है, जैसे एक अदृश्य तूफान पूरे स्थान में पल भर में फैल गया हो। सभी आंकड़े +200। इस क्षण उसकी शक्ति, फुर्ती, सहनशक्ति और आत्मा चौंका देने वाली ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। लिलिथ आगे बढ़ती है। वह केवल एक हल्का सा प्रतिबिंब छोड़ती है। माइंड फेंड यह भी नहीं समझ पाता कि हमला कहां से आया। उसका विशाल दायां हिस्सा एक गहरे घाव के साथ फट जाता है जो हड्डी तक कट गया है। घाव से गाढ़ा काला हरा खून फव्वारे की तरह निकलता है। लेकिन माइंड फेंड को और भी ज्यादा डर इस बात से लगता है कि दरांती से बना घाव भरने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा। इसके बजाय एक काली भयावह ऊर्जा घाव के चारों ओर के मांस को आक्रामक रूप से खा रही है, उसकी पुनर्जीवित होने की हर आखिरी क्षमता को छीन रही है। एक मौन मानसिक चीख, जिसमें पीड़ा और घृणा का पूरा भार समाया है, बाहर की ओर फूट पड़ती है। यह माइंड फेंड का सबसे शक्तिशाली मानसिक प्रहार है, जो उसी स्तर के किसी भी प्राणी को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त है। यह पूरी ताकत से लिलिथ पर बेहद करीब से वार करता है, लेकिन लिलिथ की बैंगनी आंखें, जो प्रचंड क्रोध से जल रही हैं, उनमें केवल ठंडी उदासीनता झलकती है। प्रहार पड़ता है और बिना किसी हलचल के गायब हो जाता है, मानो वह कभी था ही नहीं। 7 पापों का रक्त सक्रिय होने के साथ उसकी मानसिक शक्ति पहले ही माइंड फेंड की समझ से कहीं आगे निकल चुकी है। एक वॉर, कुछ भी नहीं। माइंड फेंड पूरी तरह निराशा में डूब जाता है। लिलिथ एक बार फिर काली बिजली बन जाती है। माइंड फेंड के विशाल शरीर के चारों ओर बेरहमी से, योजनाबद्ध तरीके से विनाश करती है। एब्सोल्यूशन साइट का हर झटका उसकी चमड़ी में एक और गहरी हड्डी तक पहुंचने वाली चोट छोड़ जाता है। अब इस पूरे टकराव को लड़ाई कहना भी सही नहीं होगा। मैं लड़ाई के बाहर खड़ा होकर शांत नजरों से स्थिति को देखता हूं, लेकिन मेरी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं।
हमारे अनुबंध के अदृश्य बंधन के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ कि लिलिथ की ऊर्जा कितनी तेजी से खत्म हो रही है। सेवन सिंस के रक्त से मिलने वाली शक्ति मुफ्त नहीं है। पहले भीड़ को खत्म करने के लिए उसने जो व्यापक क्षेत्र कौशल इस्तेमाल किया था, उसके साथ मिलकर लिलिथ की ऊर्जा भंडार बहुत तेजी से जल रही है, इतनी तेजी से कि मैं भी अपने मन में सुई जैसी तेज चुभन महसूस कर सकता हूँ। ये अनुबंध के माध्यम से मानसिक ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग का संकेत है। अब इसे यहीं खत्म करना होगा। ठीक उसी समय मन का दानव, जो पहले ही पहचान से परे फट चुका है, लगता है कि उसे समझ आ गया है कि उसकी मौत निश्चित है। निराशा एक अंतिम पागलपन की चिंगारी भड़काती है। उसकी बची हुई आंख अचानक क्रूर रक्त लाल रोशनी से जल उठती है। उसके बर्बाद शरीर के केंद्र से एक विनाशकारी शक्ति उभरती है। वह अपनी सारी जीवन शक्ति और मानसिक ऊर्जा को एक अंतिम वार में झोंक देता है, एक जबरदस्त मानसिक झटका जो उसके केंद्र से बाहर की ओर विस्फोट करता है। और एक बार फिर निशाना मैं ही हूं। यह उनका आखिरी आत्मघाती दांव है। इसे विश्वास है कि यदि यह कमजोर दिखने वाले डोमेन मास्टर को मार गिराने में सफल रहा तो यह भयानक मानव आकार का जानवर भी गंभीर रूप से घायल या खत्म हो जाएगा। मानसिक आघात तरंग बहुत तेज और अचानक आती है। लिलिथ झूले में फंस गई और मुझसे संपर्क नहीं कर पाई। पहली बार उसके चेहरे पर खुलकर घबराहट के भाव दिखाई देते हैं, मालिक। लेकिन झटके की लहर के रास्ते में सीधे खड़े होकर मेरे चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं है, बल्कि मेरे होंठों पर एक ठंडी उपहास भरी मुस्कान तैर जाती है। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उठाता हूँ और जैसे ही झटका मुंह तक पहुंचने ही वाला होता है, मैं अपनी छाती पर लटक रहे गर्म जेड के लॉकेट को मसल देता हूँ। एक तेज चटकने की आवाज गूंजती है। एक मोटी मिट्टी जैसी पीली बाधा जो किले की दीवार जितनी मजबूत है, मुझे पूरी तरह से घेर लेती है। साइकोनिक झटका उसी क्षण पहुंचता है, बाधा से टकराता है और चकनाचूर होकर अनगिनत हानिरहित चिंगारियों में बदल जाता है जो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। बाधा के अंदर मैं पूरी तरह सुरक्षित खड़ा हूँ। माइंडफेंड की आंखों में शुद्ध निराशा और अविश्वास भर जाता है। उसकी चेतना इसी क्षण के लिए हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। गहरे काले रंग की दरांती जो लाल आभा से घिरी हुई है, आखिरकार अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है। यह माइंडफेंड के मूल में घुस जाता है और उसकी अंतिम जीवन चिंगारी को भी बुझा देता है। माइंडफेंड के मारे जाने के साथ ही एक विशाल प्रकाश प्रवाह लिलिथ के शरीर में समा जाता है। बैंगनी आभा उसकी पूरी काया में प्रज्वलित हो उठती है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरी अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक ताकत भी उसके जवाब में बढ़ रही है। लिलिथ फिर से स्तर वृद्धि कर चुकी है। मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 8। डंगोनन के अंतिम बॉस के मरते ही पूरा स्थान जोर जोर से हिलने लगता है। गुफा की दीवारों और छत पर विशाल काले अंतरिक्षीय दरारें फट जाती हैं। असंख्य चट्टानें बारिश की तरह गिरने लगती हैं। पूरा टाइडक्रॉल भूल भुलैया ढह रहा है। लिलिथ के चारों ओर की प्रचंड आभा ज्वार की तरह पीछे हट जाती है और सेवन सिंस के रक्त का दुष्प्रभाव तुरंत ही असर दिखाता है। थकावट की एक जबरदस्त लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वह पीछे गिरती है और मजबूत बाहें उसे थाम लेती हैं। मैं उसे कसकर पकड़ दबाता हूँ। उसका चेहरा पीला है। मैं इस मौत के जाल से निकलने के लिए टेलीपोर्ट सक्रिय करता हूँ। तभी राख और अवशेषों के बीच मेरी नजर एक अनोखी नीली चमक पर पड़ जाती है जो मलबे में धड़क रही है। वो क्या है? मेरे सीने में कुछ उमड़ता है। लिलिथ अब भी मेरी बाहों में है और हमारे चारों ओर गिरते विशाल पत्थरों की परवाह किए बिना मैं एक ही झटके में आगे बढ़ता हूँ और उस चीज को उठा लेता हूँ जो गहरे समुद्र के नीलम जैसी दिखती है। एक चमकदार क्रिस्टल जैसी स्पष्ट कोर। ये मेरी हथेली में गर्म और चिकनी महसूस होती है। इसके अंदर तारों की किसी आकाशगंगा जैसी कोई चीज धीरे धीरे घूम रही है जो शुद्ध और विशाल आत्मा ऊर्जा का विकिरण कर रही है। जैसे ही मेरी उंगलियां इसके चारों ओर बंद होती हैं, मेरे मन में एक पंक्ति दिखाई देती है। आत्मा क्रिस्टल कोर प्रभाव बीस्ट मास्टर की मानसिक शक्ति को अत्यधिक बढ़ाता है। यह एक साधारण स्तर के बीस्ट मास्टर को, जो मानसिक शक्ति की सीमा पूरी करता है, समय से पहले बीस्ट वॉइड खोलने की अनुमति देता है। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। बीस्ट वॉइड यह एक महत्वपूर्ण क्षमता है जो सामान्यतः केवल उन बीस्ट मास्टर्स के लिए होती है जो स्पिरिट रैंक तक पहुंच चुके हैं। यह उस स्तर की परिभाषित शक्ति है, अपने भीतर एक स्वतंत्र आयामी स्थान खोलने की क्षमता। न केवल एक बंधा हुआ बीस्ट उसके अंदर बहुत तेजी से विश्राम और पुनः स्वस्थ हो सकता है, बल्कि यह व्यक्तिगत भंडारण के रूप में भी काम करता है जिसके उपयोग अनगिनत हैं। एक साधारण स्तर के बीस्ट मास्टर के लिए इस छोटे से क्रिस्टल कोर का मूल्य असीमित है। यह एक अविश्वसनीय सौभाग्य है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। धड़ाम! कई मीटर चौड़ा एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरता है। सोचने का समय नहीं है। मैं लिलिथ को थामे सोल क्रिस्टल भींचकर टेलीपोर्ट कहता हूँ। आंखें खोलते ही हम भूल भुलैया के द्वार पर होते हैं। दर्जनों बचावकर्मी सफेद वर्दी में हमें घेर लेते हैं। तेज स्कैनिंग किरणें हमारे शरीरों पर घूमती हैं। पोर्टेबल वाइटल साइन मॉनिटर हल्की बीपिंग आवाजें निकालते हैं। उनकी स्क्रीन पर डेटा तेजी से स्क्रॉल होता है। विषय 1, जीवन संकेत स्थिर है। सायोनिक ऊर्जा गंभीर रूप से कम हो गई है। कोई बड़ी बाहरी चोट नहीं है। विषय के बंधे हुए बीस्ट का जीवन कोर स्थिर है, लेकिन ऊर्जा रीडिंग्स काफी कमजोर हो गई है। पूरे शरीर में कई जगह सॉफ्ट टिश्यू में चोटें पाई गई हैं। कोई जानलेवा स्थिति नहीं है। एक बचाव अधिकारी तेजी से रिपोर्ट पढ़ता है। तभी एक लंबा व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ हमारी ओर बढ़ता है। वह कमिश्नर थॉर्न है, जिनके चेहरे पर राहत और उत्साह साफ झलक रहा है, जिसे वे मुश्किल से ही छुपा पा रहे हैं। तुम सुरक्षित लौट आए। मैं लिलिथ को थामे हुए अपने पीछे देखता हूँ। अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह गायब हो चुका है। अब वहां केवल चिकनी चट्टान की दीवार बची है। क्या यह सील हो गया? मेरी आवाज सूखी है। कमिश्नर थॉर्न सिर हिलाते हैं। रीडिंग्स के अनुसार यह अस्थिर डंगन बंद है। जल्द ही यहाँ एक स्थिर क्षेत्र बन जाएगा। लिन्युआन सिटी की ओर से
मैं तुम्हारे और तुम्हारे बीस्ट के काम के लिए आभार मानता हूँ। आसपास खड़ी सिटी गार्ड रेस्क्यू टीम मुझे श्रद्धा और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से देखती है। कमिश्नर थॉर्न आगे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत थके हुए हो, लेकिन हमें अंदर क्या हुआ, खासकर अंतिम बॉस के बारे में, उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट चाहिए। ये जानकारी बेहद अनमोल है। मैं लिलिथ को थामे हुए एक छोटा सा सारांश देता हूँ, लेकिन उन कुछ वाक्यों ने भी भीड़ में सनसनी फैला दी। सिर्फ 2 लोग सैकड़ों की भीड़ के खिलाफ, और उन्होंने पूरी सेना को खुद के खिलाफ मोड़ दिया। मेरी बाहों में सो रही, दिखने में नाजुक सी चुड़ैल पर हर किसी की नजरें टिक जाती हैं, जिनमें श्रद्धा और विस्मय भरा होता है।